नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की पंचायत है। पंचायत में आज का मुद्दा है कॉलेज की दहली पर कूल किड्स। हमने अपने तई इस टॉपिक को कूल बनाने की कोशिश की है, लेकिन सपाट लहजे में कहें तो मुद्दा ये है कि हमारे और आपके घर के लड़के लड़कियां जो 12वीं का इम्तिहान पास कर चुके हैं और अलग अलग किस्म के कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अपनी मार्कशीट को झाड़ फूंक कर तैयार कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी आगे क्या होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी देश के, दुनिया की नामचीन संस्थानों में पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ हमने अपने नौजवान लल्लन टॉप के दोस्तों से, लड़के लड़कियों से गुजारिश की कि वो आए और अलग अलग मसलों पर बात करें। किस तरह के मसले हैं, कैंपस कैसे हैं, एडमिशन का प्रोसेस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, प्लेसमेंट, जेंडर सेंसिटिविटी, हॉस्टल बनाम डे स्कॉलर, स्पोर्ट्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पैंडेमिक सिचुएशन में क्या स्थिति है पढ़ाई की और भविष्य में क्या होने वाला है, रैगिंग होती है, नहीं होती है, कितनी होती है। तो ये बहुत सारे मसले हैं जो हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं। या तो हम इनसे होकर गुजरे हैं या हमारे इर्द गिर्द का कोई गुजरेगा। इसलिए हमें लगा कि लल्लन टॉप पंचायत में इस चीज पर विस्तार से बात होनी चाहिए। आपका फटाफट परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से संभव और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नमस्ते, ऐसे अच्छे टीवी पैनलिस्टों की तरह नमस्ते किया करो जैसे जिसका नंबर है, ठीक है, गुड। इसके बाद स्क्रीन पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मिनेशी, नमस्कार। इसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से आकाश। इसके बाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से करुप्रिया। जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से तान्या। बीएन कॉलेज पटना से, पटना यूनिवर्सिटी से श्रीकांत, नमस्ते। नमस्ते। डीवी कॉलेज उरई बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से अंकित रावत। धन्यवाद। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट उत्कर्ष, जिनका प्लेट फ्रीज हो रखा है। ये जो नारंगी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं यही आईआईटी वाले हैं। पूरी दुनिया को ये लोग टेक्नोलॉजी का पाठ पढ़ाते हैं, अपना स्क्रीन अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, ये नंबर 1 मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट बायस्ड, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रही है, एचआरडी मिनिस्ट्री कह रही है। देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जेएनयू से सिमोन, जो वहां पर कोरियन की स्टूडेंट है। सिमोन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद सौरभ जी। नमस्ते। और एक दो मेहमान और जुड़ सकते हैं। एक मेडिकल कॉलेज से भाई साहब को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि बत्ती चला गया है, जैसे ही आएगा तो आ जाएंगे। हमने कहा चिलमन जला के आ जाइए। चिलमन तो पर्दे को बोलते हैं, वो आफ्ताब लेके कुछ रोशनी नूर लेके आ जाइए। तो राजी नहीं हुए हैं डॉक्टर साहब, राजी होते हैं तो आपको नुमाया होंगे पर्दे पर। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। पर्याप्त बोलिया एंकरों ने, वैसे भी आजकल एंकर ही सुनाई देते हैं लोगों को स्क्रीन पर, रिस्पोंडेंट्स कम होते हैं, एंकर ज्यादा होते हैं। चुप क्यों हो सलमान, चुप क्यों हो शाहरुख, आमिर, ऋतिक। चलिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एक बड़ी डिबेट चलती है पूरे देश में, मैं आप सब लोगों की बारी बारी राय जानना चाहता हूँ। 10+2 के बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? कहीं पर मार्कशीट के हिसाब से मेरिट बनती है, कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, और हमने सुना है कि जो विदेश की फन्ने खां यूनिवर्सिटी है उसमें तो खूब सारी ऐसी एप्लीकेशन और निबंध इत्यादि भी लिखने होते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से क्या मसले आते हैं एडमिशन के दौरान और क्या होना चाहिए? आई विल स्टार्ट विद आकाश। सर, मतलब अगर होलिस्टिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से, कि मैंने भी मेरा ये मानना है कि जितना हम एम्फेसिस मार्क्स के ऊपर देते हैं, स्पेशली जितने भी नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर जितने बीए के कोर्सेज होते हैं, उसमें इवन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी एक्चुअली थोड़ा बहुत वेटेज का जो एक तरीका है कि आप सर्टेन चीजों को वेटेज देते हैं सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से, कि कुछ वेटेज 12th में स्कोर किए गए मार्क्स को, कुछ वेटेज आपके अपने आप कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हैं, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी रुचियों के ऊपर। और मेरे हिसाब से अगर आप किसी कोर्स में एंट्री ले रहे हैं जिसमें आज के डेट में, मतलब मुझे ये बहुत ही एब्सर्ड लगता है कि अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स में फॉर एग्जांपल कल एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मुझे बोर्ड्स में इंग्लिश में ही नहीं, मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी उतने ही नंबर स्कोर करने की जरूरत होती है। तो ये थोड़ा अब्सर्ड है मेरे हिसाब से। ये जो मार्क्स बेस्ड एंट्रेंस भी अगर होता है
तो दैट शुड ओनली बी बेस्ड अपॉन कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो बच्चे तो उसी के मार्क्स कंसिडर हो, मतलब एक बेसिक क्राइटेरिया हो 12th पास करने का। बट ये मुझे आज तक इसका सेंस समझ में नहीं आया कि क्यों सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंक्लूड हो, जब हम बार बार ये बात करते हैं देश में कि पढ़ाई जो है 10th के बाद कॉलेज में वो बच्चों की रुचि के हिसाब से हो। तो मेरा ये एक मानना है इस मामले में कि हाँ, मतलब एक तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की तरह अलग अलग जगह अलग अलग चीजों पे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं हमारी, उनके ऊपर हमें वेटेज मिले अपार्ट फ्रॉम द मार्क्स दैट वी आर स्कोरिंग। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक, मतलब एक ऐसी प्रणाली हो जिसमें उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो मेरे नंबर आए थे 12th में उनको कंसिडर किया जाए, ना कि फिर बाकी पांचों या छह जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आजकल के बच्चे उसको इंक्लूड करने का और टोटल परसेंटेज को कंसिडर करने का मुझे कोई सेंस नहीं समझ में आता है सर। अच्छा, चलिए, ये तो आप NLU में पढ़ रहे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। आई कम बैक टू यू, क्योंकि NLU में एडमिशन को लेके पिछले दिनों हैशटैग भी चला था। शिवम, मेरा सवाल आपसे है, आप उरई के DV कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पे जो कॉलेजेस हैं उरई में, या और उरई रिप्रेजेंट कर रहा है देश के कस्बों को, वहां पे एडमिशन का क्या प्रोसेस है? जैसे DV कॉलेज में कैसे दाखिला होता है? भैया, हम लोग क्या एडमिशन प्रोसेस है ऐसे मेरिट बेस, और मेरिट बेस सबसे परेशानी तो हम लोग क्या ऑनलाइन, अभी मतलब डिजिटलाइजेशन की बात चली तो ऑनलाइन प्रक्रिया से मेरिट जल्दी है। लेकिन आज भी हम छोटे टाउन या फिर देश के छोटे छोटे टाउन या स्मॉल टाउन गांव की बात करें, वहां लाइट नहीं पहुंचे, डिजिटलाइजेशन कैसे हो? हम इंटर के बाद पढ़ने तो जरूर शहर में आ रहे, लेकिन हमारे गांव में भी कॉलेज होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो उन गांव में प्रॉपर इसमें 100% आप ऑनलाइन मेरिट करना पहले तो खराब मानेंगे आप। तो छोटी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन छोटी शुरुआत आपको ऑनलाइन ऑफलाइन। थोड़ा सा अंकित ध्यान रखें, हम लोग विषय से ना भटके। अभी ये जी पहला भैया। सवाल है एडमिशन के प्रोसेस के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर हम आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एडमिशन का प्रोसेस, और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि उरई जैसे जो दूसरे कस्बे हैं, तो ये जो यहाँ कई लोग बैठे हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, JNU में पढ़ते हैं, NLU में पढ़ते हैं, IIT में पढ़ते हैं, तो उरई के कितने लोग आपको लगता है अप्लाई करते होंगे, चूंकि आप छात्र नेता भी हैं, कितने लोग अप्लाई करते होंगे, कितने लोग फेमिलियर होंगे इन बड़े बड़े संस्थानों से? जैसे मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं, जब मैंने JNU के बाद IMC से पढ़ाई की है, लेकिन जब मैं उरई में DV कॉलेज में जहां आप पढ़ते हैं वहां पढ़ता था, तो मुझे नहीं पता था IMC क्या है। मुझे 3rd ईयर में आके पता चला कि अच्छा कोई JNU नाम की यूनिवर्सिटी है, 3rd ईयर में आके पता चला। तो डब्बा ही गुल था, पता ही नहीं था कि लॉ की पढ़ाई के लिए नालसार है या NLU है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये सब चीजें बहुत लेट पता चलती थी। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अपने यहाँ एडमिशन को लेकर कितनी जागरूकता है? जागरूकता सिर्फ इतनी है कि कानपुर या लखनऊ या झांसी जाके CPMT, जिसको अब नीट बोलते हैं, नीट और JEE की तैयारी कर लें, कोटा चले जाएं, या जो अलग अलग और भी कोर्सेज हैं दुनिया जहाँ के, उनको लेकर भी, उनके एंट्रेंस को लेकर भी जागरूकता है? शहर से 4 या 5 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी या 6-7 बच्चे JNU की ओर चले जाते हैं। बाकी तो झांसी लोगों का रहता है इसको कि झांसी यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी मेन कैंपस कैसे जाए, और या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ लोग जाते हैं। यहाँ के छात्रों को ज्यादा पता ही नहीं रहता कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। हम लोग कहते हैं छोटा सिंपली प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन फॉर्म डाल दीजिए, क्या एग्जाम पता क्या कुछ, मेरिट आएगी, एडमिशन की लाइन में लगी, फॉर्म लीजिए और एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बाय मेरिट लिस्ट कराती है, तो इनका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। और JNU और दूसरी यूनिवर्सिटी के चुटकुले भी हैं, अभी हम संभव और बाकी लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमारे चाचा विधायक हैं, तो हमारा तो बहुत आराम से DVC में हो जाएगा, काहे से चाचा विधायक नहीं, हैं। ऐसा नहीं, ये पहले हुआ करता था, अब तो सभी का हो जाता है। जैसे कल कट ऑफ आई है, जिसमें मिनिमम 43, फर्स्ट कट ऑफ में 43% रखा गया है, मिनिमम 43% में एडमिशन ले सकते हैं। आई लव माई कॉलेज, 43% पे एडमिशन दे रहा है, समाजवाद आ गया है। कौन कहता है कि धीमे धीमे आएगा? अरे आना भी चाहिए, बाकी 35% में जो बच्चे पास हो जाते वो जाएंगे कहाँ? हाँ, ये ये सवाल महान दार्शनिक जैकी भगनानी ने पूछा था फालतू फिल्म में, कि अगर 43-45% वालों को दाखिला नहीं देना है तो पास काहे करते हो, फेल जाएंगे कहाँ? बोलो कि 70% के नीचे फेल है, जरूरी सवाल है। अच्छा, चलिए, आपने कट ऑफ का जिक्र किया 43% का, 43 को दुगना कर दे तब भी जिस कॉलेज में एडमिशन ना मिले, ऐसे कॉलेज की तरफ चलते हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। संभव जी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से
क्या है एडमिशन का नमस्कार process? नमस्कार क्या सुधार होना चाहिए? तो जैसे आपने कट ऑफ का बताया, हाँ हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है, वो रिलेटिवली ज्यादा? देखा गया है। इस बार भी जैसे 99.25% कट गई थी इकोनॉमिक्स में। मैथ दो पहले दिया था तब 98.5 था, तो नहीं, अब नहीं, धीरे एक धीरे सेकंड, और बढ़ता जा रहा है। इसका ब्लेम मैं सिर्फ कॉलेज को नहीं दूंगा, मैं ये भी बोलूंगा कि अभी जो मार्किंग स्कीम हो रही है, मतलब स्पेशली सीबीएसई बोर्ड्स और आईसीएसई बोर्ड्स में, वो बहुत ज्यादा लीनियंट मार्किंग है। सिमोन आपके पास आएंगे। जेएनयू में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? दैट इज क्वेश्चन। जेएनयू में तो सर आप जानते हैं एंट्रेंस का प्रोसेस है, हमें एंट्रेंस देना होता है और हमारी 12th में कितने परसेंटेज आते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी हमारा एंट्रेंस के बाद जो भी रिजल्ट होता है उसपे सब कुछ होता है। और एमफिल पीएचडी के लिए एक इंटरव्यू के लिए भी बैठना पड़ता है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो कि था कि नेशन वाइड हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए। जैसे जेएनयू है वहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, आई वाज नॉट अ 90 परसेंटाइल स्टूडेंट, तो मेरे लिए सेंट स्टीफन या कोई ऐसा बहुत एलीट कॉलेज ढूंढना जो सिर्फ कट ऑफ पे एडमिशन लेता है, वो मेरे लिए तो वो ऑप्शन बंद था। बट आई थिंक जैसा जेएनयू इज एन एलीट इंस्टीट्यूट इफ आई मे से, क्योंकि आई एम श्योर इट हैज अर्न्ड सम नेम फॉर इटसेल्फ, इट्स अ गुड नेम फॉर इटसेल्फ दो। तो जेएनयू में जैसे एंट्रेंस हुआ तो जो भी पिछड़ी जगह से भी आते हैं, जैसे मैं खुद भी बिहार से हूँ, हालांकि मैंने अपनी स्टडीज बाहर अलग अलग जगहों से कंप्लीट की है फॉर पर्सनल रीजंस। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अगर एक एंट्रेंस का सिस्टम रहता है तो कहीं ना कहीं जो बच्चा रहता है वो किसी भी साइड से हो, अगर किसी रूरल एरिया से भी हो, इफ द चाइल्ड नोज कि मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना है, तो अगर वो 12th में फॉर वट एवर रीजन, जैसे अगर मुझे सोशियोलॉजी पढ़नी है और कई बार बहुत लोग प्रेशर में होते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 12th में या 10th में साइंस ऑप्ट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और बच्चे उस एज में प्रेशर में आ जाते हैं। एक एज लगता है अपने पेरेंट्स पे इन्फ्लुएंस वापस पाने पे। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार एक एंट्रेंस का प्रोसेस होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। It's not the end of the world after you pass 12. और before talking about admissions, I would also say कि हमारे यहाँ इंडिया में करियर काउंसलिंग पे फोकस नहीं है बहुत ज्यादा। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि 12th के बाद इट्स इधर कोटा या फिर आई डोंट नो, आईआईटी के लिए तैयारी किए, या आपको पता है कोटा का भी कितना डिप्रेसिंग सीन होता है। आई मीन थैंक गॉड मैं उस चीज की पार्ट नहीं बनी, तो बच गई मैं कि जेएनयू आ गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिशन से सबसे पहले हमें करियर काउंसलिंग पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। उत्कर्ष, आईआईटी का जिक्र हो रहा है, कोटा फैक्ट्री का जिक्र हो रहा है, हमको बताइए जो आईआईटी में पढ़ते हैं वो होमो सेपियंस ही होते हैं या मगिंग की असीमित क्षमताओं से भरे हुए कुछ रोबोट होते हैं, क्या होते हैं? व्हाट्स द मिथ अराउंड आईआईटी? कितना पढ़ना पड़ता है? इससे बड़ा मिथ तो मतलब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। हाँ, आप आईआईटी में मगिंग, आप आईआईटी के एंड सेम या मिड सेम से 15 दिन पहले जाइए किसी भी आईआईटी कॉलेज में, अगर आपको 10 बंदे से ज्यादा मगिंग करते हुए पढ़ते हुए मिल गए तो मेरे को बताइएगा। खैर, उसके बाद इसके अलावा मैं कह रहा था कि उत्कर्ष ये बताओ कि हमारे देश में ये जो करियर को लेके होता है कि आईआईटी ही निकालना है, बीटेक ही करना है, आपके ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर था क्या? जी नहीं, जिस एरिया से मैं आता हूँ उसमें आपको इसका प्रेशर भी बहुत कम है। मतलब बच्चों लोगों को पता भी नहीं है कि आईआईटी नाम का इंस्टीट्यूट होता है आज से 10 साल पहले। अच्छा, तो यहाँ जेई का आना जो हवा आनी शुरू हुई है यही पिछले 6-7 सालों में। आप मधुबनी की बात कर रहे हैं? मधुबनी में मैं गांव में रहता हूँ, मैं नवानी में रहता हूँ, झंझारपुर के पास एक छोटा सा गांव है। तो ये हवा इधर आनी ही शुरू हुई है इसलिए। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आईआईटी का अभी दाखिले का प्रोसेस है वो कितना सही गलत है? आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत मतलब काफी चेंजेस आने की जरूरत है इसमें। जैसे? क्योंकि काफी चीजें जेई एडवांस के तौर पे वो पढ़ाई जाती है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। मतलब ना तो आईआईटी के से पहले ना आईआईटी के अंदर जाने के बाद, वो सिर्फ
आईटी जैसे जेईई एडवांस का एग्जाम सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन का एग्जाम बन के रह चुका है। तो इस कारण से कोचिंग इंडस्ट्रीज को काफी बढ़ावा मिला है। तो इन चीजों को थोड़ा सा सही किया जा सकता है। यू राइटली पॉइंटेड आउट। उत्कर्ष, मेरा अगला सवाल यही है कि क्या ये हम अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को इस तरीके से डिजाइन करते जा रहे हैं कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े अगर कोई सेल्फ स्टडी करके इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहे तो कर सकता है क्या? कैन आई एस्पायर टू डू सो? हाँ सर, देखो मेरी लॉ जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ उसमें कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके एग्जाम्स क्रैक किए हैं। पर ये एक माहौल बन चुका है, एक तो माहौल बना है, ऊपर से इन्होंने इतना टफ किया है कि एक माहौल सा क्रिएट हो चुका है कि हमें कोचिंग जाके ही ज्यादा सफलता मिलेगी, और कोचिंग के ऐश ने भी ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया कि कोचिंग से ही हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी लोग इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? एडमिशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? तान्या, कनु, श्रीकांत, संभव? I would like to say, I would like to add कि जैसे हमें सबसे पहले तो मेरिट बेस्ड जो एक एडमिशन प्रोसेस है उससे थोड़ा हमें रिफ्रेन करना चाहिए। दूसरा ये कि जब एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो हमें अपने यूनिवर्सिटीज को ना इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव बनाना है वे कि हम लोगों को उन बच्चों को भी लेकर के आना है जिन्होंने शायद जितने एलिटिस्ट क्वेश्चन पेपर्स आते हैं जो कि सिर्फ बहुत ही ज्यादा एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे ही उसका जवाब दे सकते हैं। तो एक तरह से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें आप जब तक, जैसे अगर क्लैट की एग्जाम की बात कर लें एनएलयू में जाने के लिए, वो अंग्रेजी इतनी हाई लेवल होती है, या फिर वो जो जनरल नॉलेज मतलब जो जिस तरीके का वो एक पैटर्न है वो इतना एलिटिस्ट है कि जो बच्चे जिन्होंने शायद वो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड नहीं था है उनके लिए वो कर पाना, वो ट्यूशन, फिर आपको ट्यूशन जाना पड़ेगा उसके लिए, और हो सकता है उनके पास वो पैसा नहीं हो। तो क्वेश्चन पेपर को आप कोशिश करें कि आप क्रिएटिव बनाएं कि जो बच्चों ने चीजें नहीं जानी है पर उनका एक अपना एक इमेजिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको आंसर कर पाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप थोड़ा क्वेश्चन पेपर्स क्रिएटिव बनाइए ताकि बच्चे भी अपनी क्रिएटिविटी से जवाब लिख पाए अपने रटे हुए या फिर अपने। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन। कनु, मिनेशी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती है? बार बार ये बात आ रही है, हम लोगों ने भी ये बात फेस की है कि जो लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, सिमोन ने भी इस चीज का जिक्र किया मार्क्स के कंटेक्स्ट में, और दूसरे कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उत्कर्ष ने जिक्र किया, या जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से या दूसरी वर्नाकुलर की बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या उनको फेयर चांस मिलता है? आप बीएचयू में पढ़ती हैं, वहां का क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि जैसे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंट्रेंस के प्रोसीजर की बात कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं, मतलब कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो एंट्रेंस बेसिस पे लेते हैं। तो बीएचयू इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन लेता है, एंड आई थिंक दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो एंट्रेंस के टाइम पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन मेरिट मतलब सब्जेक्टिव राइटिंग उनकी अच्छी है, ठीक है, तो उनके भी आप एडवांटेजेस को डिनाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब somebody have like put efforts into scoring 95%, 99%, you cannot deny कि उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया या उनकी मेहनत को हम डिनाई कर दें, तो उनको उस क्रेडिबिलिटी पे कहीं एडमिशन मिलना है किसी अच्छे कॉलेज में, तो कुछ कॉलेजेस को इसलिए मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन खोलना चाहिए। एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं थे 12th में, बट आई न्यू कि मुझे आता है सब्जेक्ट, so I applied for both DU and I applied for BHU as well, और मेरा ज्यादा फोकस BHU पे था बिकॉज मुझे था कि इंटरेस्ट बेसिस पे मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू परफॉर्मिंग ऑन द मेरिट। बट आई ऑल्सो वुड सी स्टूडेंट्स जो कि मेरिट बेसिस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे एज कम्पेयर, तो वो ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब मैं मास्टर्स का एंट्रेंस दे रही थी DU के लिए, उस टाइम पे DU ने ये ऑप्शन रखा था लाइक इट इज अ 50% चांस फॉर मेरिट एंड 50% चांस फॉर एंट्रेंस। So I think that option should derive with the students whether they want to opt for merit-based examination or they want for entrance-based examination, because both have knowledge on the basis. All right. तो मिनेशी, आपने 99% का जिक्र किया है। स्क्रीन पर संभव है। संभव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, बाकायदा आ रही है। तो संभव 99% का जिक्र होता है और सेंट स्टीफेंस का जिक्र होता है। क्या कहना चाहेंगे आप, मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम? सर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा मिक्स
चाहिए, ना कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके। तो इसके कुछ रीजंस भी दूंगा। अगर जैसे सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड पे एडमिशन होगा सारे कॉलेजेस में थ्रू आउट इंडिया, तो उसका बड़ा जो बैड कॉन्सिक्वेंस होगा। संभव आपकी आवाज बीच बीच में डिप हो रही है। कैन यू रिमूव दैट वायर? आप वो ईयरफोन हटा के बात कर सकते हैं क्या? जी, ईयरफोन हटा दीजिए, कान से भी हटा दीजिए। हाँ, अब बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा मिक्स्ड होना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल मतलब एंट्रेंस पे चल जाए, क्योंकि उसका एक हार्मफुल रिपरकशन क्या होगा कि जो कैपिटलिज्म है वो एंटर हो जाएगा एजुकेशन में। वाई? क्योंकि जब एंट्रेंस हो जाएगा तो जो पेरेंट्स है वो अपने चिल्ड्रन होंगे, उनको वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलवाए डेफिनेटली, क्योंकि उनको एडमिशन करवाना है। तो हम देखेंगे गली गली में हर नुक्कड़ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एंटर हो जाएगा, और जो कि सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पे वर्क करेगा, पूंजीवादी एंटर हो जाएगा एजुकेशन में। तो वो नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मिक्स अप्रोच रखिए, जहां पे आप वेटेज दीजिए। लेट्स से आप 50-50 वेटेज दे दीजिए बोर्ड्स को और एंट्रेंस को भी, ताकि दोनों में लेवल प्लेइंग फील्ड भी आ जाए और आपका एंट्रेंस भी हो जाए। फिर जो आफ्टर ऑल फाइनली जो एग्रीगेट स्कोर हो उसके बेसिस पे आप एडमिशन दे दीजिए, या फिर आप ऐसा रख दीजिए कि बोर्ड्स में कुछ मिनिमम क्लियरिंग कफ भी हो, ताकि एटलीस्ट एजुकेशन की जो वैल्यू है वो डिप नहीं हो। बिकॉज ये देखा जाएगा कि अगर आप सपोज कीजिए सिर्फ एंट्रेंस पे हो जाएगा तो कोई भी स्कूल में जाना ही आएगा, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। फिर पेरेंट्स डायरेक्टली क्या करेंगे, डमी स्कूल्स में डाल देंगे, जिसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिर्फ आप जाइए, आप एग्जाम्स दीजिए, बस आप क्लास क्लियर कीजिए, पासिंग सर्टिफिकेट, और आपको कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू खत्म हो जाए। बाकी 2 साल तक, जैसे आईआईटी के कई बच्चे करते हैं कि 2 साल तक आप सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करिए और नाम भर के लिए जाइए। सो एक मध्य मार्ग खोजना होगा, ताकि जो लर्निंग है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, आप उसमें भी रहें, भले ही वो आप 80 करें, 90 करें, 70 करें। तान्या, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, मतलब ये जो पूरा डिस्कशन होता है अक्सर एंट्रेंस को लेके, इसमें एक बहुत बड़ा फोकस मेरिट पे होता है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि मेरिट की भी परिभाषा कौन सेट कर रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक जेएनयू जैसे जो कॉलेजेस है जिसमें क्वार्टाइल सिस्टम फॉलो की जाती है एक्सेट्रा, उसमें बहुत फायदा इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट जस्ट लुकिंग एट अ लीनियर विजन ऑफ मेरिट की इसके 90% है, इसके 95 है, तो हम इसको एडमिशन देंगे, क्योंकि 95 भी कोचिंग के बेसिस पे आते हैं अक्सर बच्चों के, या फिर डीपीएस आरके पुरम का, या फिर एसपीवी जैसे जो प्राइवेट स्कूल है दिल्ली के, उन बच्चों के ही ये ऐसे नंबर आते हैं। तो उस चीज को लेके भी एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव रिजर्वेशन पॉलिसी एटसेट्रा विच आर वेरी गुड पॉलिसीज फॉर अफर्मेटिव एक्शन, उसके बावजूद क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं है कॉलेज स्पेसेस में, ट्रांस बच्चों का नहीं है, या फिर दलित बच्चों का नहीं है, या फिर जो बच्चे बैकवर्ड कम्युनिटी, सो कॉल्ड बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, क्यों नहीं है उस चीज का रिप्रेजेंटेशन? नॉर्थ ईस्ट से हैं, ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल उस चीज का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। आप जैसे जेएनयू में अगर है क्वार्टाइल सिस्टम भी है, फिर भी देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ मेनी सच स्पेसेस, क्योंकि ये एक तरीके से एट द एंड ऑफ द डे एलीट स्पेसेस ही बन जाती हैं। इवन इफ दीज आर पॉलिटिकली ड्रिवन अगर हैं ये जगहें, फिर भी वो पॉलिटिक्स कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें बहुत ये, एंड बिकॉज एक तरीके से कॉलेजेस आर लॉन्चिंग पैड फॉर पॉलिटिक्स फ्यूचर में, तो इसलिए फिर आपके पॉलिटिक्स में जाता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स कौन कंट्रोल करता है, ये चीजें इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी एक तरीके से हो जाता है। तो आई थिंक एडमिशन हैज टू नाउ लुक एट अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ मेरिट मेरे ख्याल से। You mentioned politics these days in front of me, and I think of Bihar because I'm gearing up for Bihar election. हमारे साथ बीएन कॉलेज पटना से श्रीकांत है। श्रीकांत जी, कैसे होना चाहिए बाबू दाखिला? मेरिट, ये क्या सुधार करना चाहेंगे आप दाखिले के प्रोसेस में? क्या सुझाव है देश को आपका? श्रीकांत, आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्लीज। वृष्टि, आप बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। जी। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप वहां पर? मैं बीए एलएलबी कर रही हूँ। आई एम अ फोर्थ बीए एलएलबी। तो आज मेरी स्क्रीन पर 3 वकील साहब हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरे देश में? कभी नीट को लेके प्रदर्शन चलता है, कभी जेई को लेके, कभी लॉ को लेके, कभी बात चलती है कि मेरिट पर हो, कितना कट ऑफ जाता है, कभी कुछ। आपका क्या सोचना है इसके बारे में वृष्टि? आई थिंक आई अग्री जो मीनाक्षी और तान्या ने कहा उसके साथ कि
आपको दोनों चीजों को इक्वल वेटेज देने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ नीड फॉर मोर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स। एंड अगर आप एक ही फॉर्मेट से स्टिक करते हैं तो यू आर डिप्राइविंग पीपल ऑफ अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो फॉर इंस्टेंस जैसे मेरा जो एंट्रेंस टेस्ट था, LSAT जो होता है, that is limited to a very privileged set of people, क्योंकि एक तो कॉलेज की फी ही इतनी हाई है, बट ऑल्सो जो लैंग्वेज आती है एंड जिस फॉर्मेट का वो टेस्ट होता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आउटसाइड स्कूल अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आई थिंक टू हैव ओनली एंट्रेंस टेस्ट then would also limit opportunities, इसलिए मेरिट भी जरूरी है। एंड ऑल्सो बिकॉज सबके पास सेम एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं होता, देयर आर स्टेट बोर्ड, देयर आर CBSE बोर्ड, अलग अलग तरह के बोर्ड होते हैं, विच इज ऑल्सो व्हाई इट इज डिफरेंट कि हम उस सब को कंसिडर करके एक मोर इंक्लूसिव एप्लीकेशन प्रोसेस क्रिएट करें। ऑलराइट, श्रीकांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। श्रीकांत, पिछली दफा सियासत पर बात हो रही थी, तान्या ने कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ पॉलिटिक्स, किसको इंक्लूड किया जाए किनको नहीं किया जाए। और मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स सुनता हूँ, मुझे बिहार याद आता है आजकल, क्योंकि इलेक्शन है। आप BN कॉलेज में पढ़ते हैं, पटना यूनिवर्सिटी से कई मुख्यमंत्री निकले हैं आई मस्ट से, इंक्लूडिंग द करेंट वन। आपका क्या मानना है, एंट्रेंस को लेके क्या रवैया होना चाहिए? जो चीजें कही गई उसके अलावा अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, आपका कोई सजेशन हो, खासतौर पे इस बात को लेकर कि जो लोग सो कॉल्ड पिछड़ी जगहों से आते हैं या जो वर्नाकुलर हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में पढ़कर आते हैं, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी रहती है? क्या कैसे फिक्स करेंगे इसको? छात्र राजनीति में सर। अरे राजनीति में नहीं महाराज, अभी पहले एडमिशन तो ले लीजिए, राजनीति बाद में करिएगा। सर मैं बाकी जगहों के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार से हूं तो बिहार के कॉलेजेस के बारे में, जितनी भी यूनिवर्सिटी उनके बारे में कुछ हद तक जानता हूं। बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय में 45% से अधिक मार्क्स पे एडमिशन आप एंट्रेंस देने के योग्य है, 45% से। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज है वो मार्क्स बेसिस पे लेती है। अभी बीएड का एग्जाम कुछ दिन पहले 22 तारीख को हुआ पूरे बिहार का, एक सामान्य तौर से, और ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स के बेसिस पे सबको अपना एडमिशन कॉलेज मिलेंगे, उस हिसाब से कितना आपका मार्क्स है। और बिहार के जो पटना विश्वविद्यालय है, इसमें इसको छोड़कर बाकी विश्वविद्यालय जितने भी यूनिवर्सिटी है तो ये लेती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर लेती है। होना चाहिए यही कि सर जितने भी विश्वविद्यालय है, मेरे हिसाब से कि जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटीज है, उसको जैसे बीएड एग्जाम कंडक्ट होता है वैसे ही बाकी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स भी कंडक्ट हो। ओके, ठीक है। अगला सवाल मेरा ये ओपन है, अभी आप सब लोग इंट्रोड्यूस हो गए, सबकी बात एक एक बार आ गई है, तो मैं सवाल थ्रो करता जाऊंगा, टॉकिंग पॉइंट। आपको जो भी किसी को अगर कोई पॉइंट ऐड करना है, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल कम टू यू। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि, और जो आप में से किसी ने कहा भी कि करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है बिफोर वी टेक एडमिशन, किसने कहा था ये? सिमोन ने कहा था, किसने कहा था? अच्छा, तो ये कोर्स सिलेक्शन की गफलत क्या होती है कि स्कूल में सीनियर्स ने कोई कूल सा कोर्स बता दिया, कर लिया, अखबारों में पढ़ लिया, वो करियर वाला पन्ना आता है, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बता दिया, घर के कोई रिलेटिव ने बता दिया, अंकल आ गए, आंटी आ गए, उन्होंने बता दिया। मतलब ये कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं कि 10+2 के बाद ये पढ़ना है? आप करते हैं, पेरेंट्स करते हैं? इस पे मैं जरा मैकेनिज्म समझना चाहता हूँ। जी अंकित, बोलिए। भैया आपने जो बात की 10+2 में मेरा कोर्स डिसाइड करने के लिए, हम लोग क्या मेन जो छोटे टाउन में रहता है, या तो इंसान IIT के कोचिंग करने चला जाता है 10th के बाद, या फिर नीट की तैयारी शुरू हो जाती है। और बाकी जो लो स्कोरर रहते हैं वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन ले लेते हैं। कैरियर काउंसिल के नाम पे लड़कियां चुनती हैं फैशन डिजाइनिंग और लड़के चुनते हैं इंजीनियरिंग या साइंस स्ट्रीम्स होंगे ये। बाकी क्लैट किसी को नहीं पता, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि कंप्यूटर कोर्सेज में मतलब O लेवल और C++ और कोडिंग वोडिंग कोई जानते ही नहीं, मतलब नॉर्मली बेसिक चीज जानता है। कैरियर काउंसिल के नाम पे यहाँ पे कोई है नहीं। और पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो पिछड़ा लगा है। पेरेंट्स से आप क्या पूछेंगे? पेरेंट्स या तो जो टीचर है तो वो जा सकते क्या कहें, बेटा BEd कर लो, M.Ed कर लो, उसका मास्टर आराम से लाइफ सेट। यही हम लोग का कैरियर काउंसिल, इसके अलावा कैरियर काउंसिल का ऑप्शन ही नहीं है।
और जब आप बीए कर लेते हैं, जब डीवीसी के हम जैसे प्रोफेसर्स मिले तो उन्होंने कहा तुम पढ़ाई में अच्छे हो, पीसीएस की तैयारी कर लो, सिविल की तैयारी कर लो, कोई बोलता लॉ की तैयारी कर लो। फिर काउंसलिंग के नाम पे कंफ्यूजन किया जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। किस तरह का तो ये- कंफ्यूजन होता है छोटे कस्बों में? काउंसलिंग के नाम पे क्या बताया जाता है, बताइए। अब भैया सिर्फ गिने चुने ऑप्शन, सब आप इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, सरकारी मास्टर, तो सभी बेरोजगार है अभी इस समय से करंटली सब बेरोजगार है। कोई नया सेटअप कोई करना चाहता। नया सेटअप में मतलब आप कोई भी सेटअप ला सकते हो। आप कैरियर काउंसलिंग की तो आप बात करें, लोग एमबीए करके आते हैं, एलएलबी करके आते हैं, सीए भी कुछ अब जाने लगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था सीए का। क्लेट का एग्जाम तो किसी को पता ही नहीं था। लॉ पढ़ने चले जाते हैं बीकेडी कानपुर, झांसी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आप मुझे अंकित ये बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले जाते हैं, तैयारी करने। जो बचे कुचे हैं वो बीए में दाखिला ले लेते हैं। बाकी कोई जोड़ना चाहता है दिस मैट्रिक्स ऑफ सिलेक्टिंग कि क्या पढ़ें? जी श्रीकांत बताइए। सर, हम लोग के यहाँ जो होता है मार्क्स बेसिस पर वैल्यू नहीं होता है कितना है या कितना नहीं। पेरेंट्स सबसे पहले, अगर आप 10th पास किए तो सबसे पहले आपके पास रहेगा कि आपको बिहार में सरकारी जॉब लेना है। सबसे प्रमुख रहता है कि सरकारी जॉब आपको एनी हाउ ले लेना है। पेरेंट्स नहीं, आपका मार्क्स आपको वैल्यू नहीं करता है, चाहे आप 94 लाए, 89 लाए, लेकिन आपको लगे सरकारी नौकरी आपको पा लेना है, बाकी किसी चीज पर सोचना ही नहीं है। सबसे यहाँ पर यही मुद्दा रहता है प्रमुखता से। तो सरकारी नौकरी पाने के क्रम में आप 12वीं के बाद किस कोर्स में दाखिला ले रहे हैं, इसका कुछ क्या होता है सिलेक्शन प्रोसीजर? कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी मध्यम वर्ग के जो परिवार होते हैं, यहाँ उच्च क्लास के भी, यहाँ तक जहाँ तक मतलब बिहार का जो सिचुएशन है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आपको यह है कि नौकरी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आप, अगर आप पहले जिस चीज के एबल है, अगर 10वीं पास किए तो आप आर्मी में जा सकते हैं या फौज में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं अभी। अच्छा, मतलब जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिले। चलिए, इसमें बाकी लोग कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, संभव बताइए। हाँ, तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैं राजस्थान से हूँ और अभी मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, मैं जयपुर से हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप क्लियर करते हैं तो जो लड़के होते हैं उनको कहा जाता है कि आप साइंस लीजिए, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप साइंस लीजिए, क्योंकि उसी से आपका ज्यादा आपका ग्रोथ हो सकता है। और जो सब्जेक्ट होता है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, उसको बहुत डिग्रेड कर दिया जाता है। मैंने पर्सनली खुद ने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ली थी, तो मुझे लोग कहते थे कि यार तुम्हारे 10th में इतने अच्छे मार्क्स आए, तुमने क्यों लिया है आर्ट्स? मैं बोलता था रुक जाओ, आगे देखते क्या होगा। तो जो होता है ना वर्जन, हमारे राजस्थान का होता है, जैसे अगर आपके 80% से ऊपर आए 10th में तो आपको साइंस मिलेगी, फिर 80 से 60 आई है तो कॉमर्स मिलेगी, फिर जो 60 से नीचे है तो आर्ट्स मिलेगी। और ये कह दिया जाता है कि आर्ट्स तो जो लड़कियों का सब्जेक्ट है। तो ये जो स्टिग्मा एसोसिएट कर दिया जाता है सब्जेक्ट को, वो पहले हटाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। लोगों को पता ही नहीं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईपीएम जैसा भी कोई एग्जाम होता है जिससे आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं आईआईएम इंदौर से। बहुत कम लोगों को पता होगा, किसी को पता ही नहीं होगा। तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा आपको कैंपेनिंग करनी पड़ेगी कि भाई आपके पास ये ऑप्शंस है और आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। संभव, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये आपने बीच में किसी एग्जाम का नाम बताया आईआईएम में पढ़ाई के लिए, क्या एग्जाम बता रहे थे? हाँ, इसका नाम है आईपीएम। ये सिर्फ आईआईएम इंदौर कंडक्ट करवाता है, जिससे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब आप सीधे फिर वो एमबीए कर जाते हैं उसके साथ। 10+2 के बाद तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आईपीएम। जैसे क्लैट होता है इंटीग्रेटेड, वैसे मैनेजमेंट के लिए वो सिर्फ आईआईएम इंदौर कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ, ये लोगों को पता होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था, ये आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट किया, आप लोगों का क्राइटेरिया क्या था? थोड़ा हम लोग अपनी एक्सपीरियंशियल चीजों से बात करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगा। आकाश, आई एम कमिंग टू यू। नेक्स्ट इज उत्कर्ष। उत्कर्ष, बी रेडी विद योर आंसर। आकाश। सौरभ जी, जैसा बाकी लोगों ने बताया कि हाँ, मतलब मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ कि आज भी थोड़ा नहीं बहुत हद तक पेरेंट्स अपनी चॉइसेस को थोप देते हैं या फिर वो बच्चे खुद से डिसाइड नहीं करते हैं। बट ओवर द इयर्स दिस हैज चेंज सौरभ जी, बिकॉज पेरेंट्स नाउ डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपनी एडवाइस देते हैं, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एज पर इन बिहार, और जो मैंने खुद अपने कॉलेज में देखा है कि जब मैं कॉलेज गया था तब मैं एनएलयू जोधपुर में शायद अपने बैच में अकेला बच्चा था जो बिहार से आता था,
और मेरे ऊपर के हर बैच में ऐसा ही था कि एक इंसान होता था जो यहाँ से वहां जाता था। बट ओवर द इयर्स आई हैव सीन इन कॉलेज कि किस तरह से टियर 2 शहरों से बच्चे बढ़े हैं, विच शोज कि एक अवेयरनेस का लेवल जो है वो फैल रहा है, लोग अब अवेयर हो रहे हैं। एंड आई थिंक व्हाट यू चूज आफ्टर 12th शुड मोर और लेस, हाँ पेरेंट्स हमेशा सजेशन देंगे ही देंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है, और उनका एक तरह से इट इज देयर ड्यूटी ऑल्सो, बिकॉज एज अ चाइल्ड, एज अ किड, एवरीबडी इज वेरी कंफ्यूज आफ्टर 12th एंड यू नेचुरली फील कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज सही में ये चीज मुझे भी लगती थी जब मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में था, यार मैं क्यों लॉ कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। सो इन दैट एंड उनका काम है सजेशन देना, बट बच्चों की और आज की तारीख में मुझे लगता है कि इंटरनेट के कारण ये अवेयरनेस थोड़ी और बढ़ी है, दैट पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। एंड फॉर दैट पर्पस सौरभ जी मेरा ये मानना है कि मतलब ये थोड़ी शुरुआत होनी जरूरी है स्कूलों से, कि स्कूल्स में बजाबता +2 में काउंसलर्स अपॉइंट किए जाएं, इफ नॉट बाय प्राइवेट स्कूल्स देन बाय गवर्नमेंट ऑल्सो, और वो क्वालिफाइड काउंसलर्स हु हैव नॉलेज, मतलब ये जरूरी नहीं उन्होंने कोई कोर्स किया हो, बट ऐसे लोग जिनको बाहरी दुनिया की आबो हवा की नॉलेज हो, और वो बच्चों की काउंसलिंग ना करें। बच्चों की काउंसलिंग अकेले करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू बी काउंसल्ड अपॉन दिस, क्योंकि पेरेंट्स का भी दिमाग और सोच खुलना जरूरी है, और वो खुल रहा है सौरभ जी। उसकी गति थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन वो खुल रहा है, ये मैंने फील किया है इतने सालों में। वेरी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट। उत्कर्ष, हाँ सिमोन, आई विल कम टू यू। उत्कर्ष, आपका क्या सोचना है? सब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा भी पढ़ लो, मैथ्स में नंबर ले आओ, तो बोला जाता है कि आईआईटी करो, आईआईटी करो। सबसे गलत बात जो मुझे लगती है, यहाँ सबसे पहले आर्ट्स को बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जाता है। जैसे मेरा ही एरिया है, यहाँ पे कॉमर्स को पिछले कुछ दिनों में इज्जत मिली है, जब लोगों की जॉब्स लगना शुरू हुई है कॉमर्स में, पर आर्ट्स को अभी भी बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जाता है। इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि आर्ट्स से सीधी जॉब्स लोगों को दिखती कम है। तो मेन ये दो चीज, एक तो करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, कहीं भी किसी भी सारे स्कूल्स में या फिर किसी एक खास चैनल पे या सरकारी की तरफ से ऐसा कुछ होना बहुत जरूरी है। इसका काफी फायदा होगा मेरे ख्याल से। ये आप उत्कर्ष इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये वाली जो ललन टॉप पंचायत है, चूंकि ये नौजवानों से, स्टूडेंट से जुड़ी है, ललन टॉप पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है रंगरूट के नाम से। रंगरूट इज द हिंदुस्तानी वर्ड फॉर रिक्रूट ऑफ लाइफ। तो उसमें हम लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं, और उसी के तहत सबसे पहले हमने सोचा कि जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन लोगों से बात करें, एंड देन वन बाय वन वील इंट्रोड्यूस आवर ऑडियंस कि वो कौन कौन से नए कोर्सेज हैं। तो वील डू दैट। मैं उत्कर्ष ये जानना चाहता हूँ, ये जो एक रौला है कि बीटेक जरूर करना है, मतलब बीटेक नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये कैसे बन गया? ये मिथ कैसे खत्म होगा? सबसे पहले लोगों को स्टैट दिखाने से, कि कितने लोग बीटेक करते हैं, कितने लोग कहाँ जाते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोग किस करियर में जाते हैं। जैसे मैं बीटेक में ही आप ले लो कोर, या जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, वो क्या जॉब्स करते हैं, ये स्टैट सामने रखना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, कि बंदे बीटेक के बाद करते क्या है, ताकि लोगों को पता रहे कि क्या क्या कैरियर्स बंदे चुनते हैं बीटेक के बाद, और वो क्या क्या पहले भी चुन सकते हैं। इंटरेस्टिंग। वृष्टि, आप अभी भी जो, हाँ बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए उत्कर्ष। क्योंकि अभी भी हमारा, मतलब मेरे हिसाब से हमारी सोसाइटी मेनली जॉब सिक्योरिटी पर निर्भर है। बीटेक का हौला बना हुआ है क्योंकि लोगों को लगता है कि बीटेक करने के बाद जॉब मिल ही जानी है। हाँ, मतलब अब मैं देखता हूँ हमारे उरई जैसे कस्बों में, अरे आपका बेटा कहाँ से बीटेक कर रहा है, मेरी बेटी वहां से बीटेक, मतलब बीटेक से तो वो नीचे उतरते ही नहीं है। बीटेक इज द न्यू बीए। सर, आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड समथिंग। हाँ कनु, बोलो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती थी कि जो पेरेंट्स जो एक रोल प्ले करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरे केस में मुझे हमेशा से लॉ के फील्ड में काम करना था। इट वाज नॉट ऑलवेज कि मुझे एक लॉयर ही बनना है, बट मुझे लॉ के फील्ड में एक रिसर्च के उसमें जाना था, या फिर मुझे हमेशा से ना, जैसे बचपन से मेरे पापा जो मुझे कहानियां सुनाते थे, उसमें जो महिला कैरेक्टर जो होती थी ना, वो बहुत ही ज्यादा सशक्त हुआ करती थी। जैसी मैं देखती थी अपने मतलब आंख के सामने, वो ज्यादातर ऐसी महिलाएं थी जिनको दबाया जाता था, बट जो पापा जो मुझे कहानियां सुनाते थे, तो उसमें जो महिला कैरेक्टर्स होती थी तो वो बहुत ही सशक्त होती थी। फिर
मैं खुद क्योंकि बहुत ज्यादा आई वाज नॉट समवन हु वुड स्पीक अ लॉट, तो उस समय मुझे जब मैं एक दो लोगों को देखती थी, मुझे एक दो लोगों से बहुत फैसिनेशन था, जैसे कि वो हैं अथर्वना नंदी हैं, तो उनको देख करके मुझे लगता था कि भाई देयर आर women who actually speak a lot and they speak truth, मतलब वो बोलती हैं, तो मुझे वो चीज बहुत फैसिनेट करना था। तो मैंने क्लास 6th में उस एक सराउंडिंग में, तो जब मेरे पापा मम्मी ने देखा कि मेरा रुझान है कि मैं चीजों को डिकोड करना चाहती हूँ, मुझे तर्क करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो दे वर समवन जिन्होंने मुझसे कहा कि हाँ अगर लॉ पढ़ना है तो फिर चीजें पढ़ो। तो एक वहां से भी जब उठ करके अगर आप एक ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ पे लोग आपको समझे, उसके बाद तो बहुत सारे लोग आएंगे, जब 10th में 10 CGPA आता है तो बोलने आते हैं कि आप फिर अब तो साइंस ही लोगे, बट ये चीजें जो है ना, अगर आपके पास सपोर्टिव पेरेंट्स है जो कि आपकी बात समझो, कि एक बहुत ही प्रिविलेज एक स्टैंड है कि आपके पास सपोर्टिव पेरेंट्स, तो वो चीज बहुत आसान होती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों से बहुत ज्यादा जरूरत है कि पेरेंट्स को किस तरीके से उस चीज से रूबरू कराई जाए, बिकॉज दे एक्चुअली प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बहुत कम लोग होते हैं जो बगावत करके घर से बाहर निकल करके अपने मर्जी से चीजें करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बगावत करते हैं, फिर घर में ही रहना पड़ता है, बहुत ही एक टचल सा होता है पेरेंट्स के साथ, पर फिर भी वो अपनी मर्जी की करते हैं। तो इतनी जो पावर है वो बहुत कम लोगों में हो पाती है, तो पेरेंट्स को चैनलाइज करना जरूरी है। मिनेशी, यू वांटेड टू ऐड, आप कुछ जोड़ना चाहती हैं? क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, आई हैड अ पर्सनल स्टोरी वेरी रिलेटेबल, सो आई वुड लाइक टू टेल दैट। जी बताइए। जब आई वाज इन माय स्कूल, तो मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, तो वहां पे ऐसे कोई काउंसलर वगैरह कहाँ से कुछ आती नहीं हैं थी। आप? आई थिंक कहाँ की रहने वाली हैं? पिथौरागढ़ उत्तराखंड। जी बताइए। तो वहाँ पे वहाँ पे इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज के स्कूल भी नहीं है, सो यू डोंट हैव दैट ऑप्शन ओनली कि आप ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई कंप्लीटेड माय 10th, उसके बाद फिर नंबर अच्छे आए थे, तो एवरीबॉडी वाज पुशिंग मी टू डू साइंस। और एक होता है ना लाइफ में टाइम, आई थिंक होता है जब आपका खुद का कोई एम्बिशन नहीं होता, तो जब आपका खुद का कोई एम्बिशन नहीं होता ना, योर ओनली एम्बिशन इज टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। एंड माय पेरेंट्स लाइक केप्ट सेइंग ऑल द टाइम कि मतलब हम अपने लड़की को मेडिकल कराएंगे, लड़के को बीटेक कराएंगे। तो मेरा अपने आप एम्बिशन बन गया था कि मुझे मेडिकल क्रैक करना है, एंड आई वेंट टू कोटा, सो आई कैन रिलेट विद एवरीथिंग दैट हैपेंस विद अ स्टूडेंट इन कोटा, एंड आई थिंक आई प्रिपेयर्ड फॉर एन ईयर। उसके बाद मैंने एंट्रेंस वगैरह के लिए अप्लाई किया था। तो जब मैंने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने साफ कह दिया था घर पे कि अब मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी, अगर मेरा मेडिकल में होता तो मैं साइंस पढ़ूंगी, मेडिकल में नहीं होता तो आई विल स्टडी ह्यूमैनिटीज। और मेरे घर वालों को सदमा लग गया था, मतलब दे वर जस्ट नॉट ओके विथ दिस थिंग। सो मेरे पापा ने चुपके से क्या किया था कि उन्होंने एक बीएससी का फॉर्म डाल दिया था बीएचयू में, और मैं डाली थी बीए का फॉर्म बीएचयू में। जिस दिन बीए का एंट्रेंस था, पापा ने मना कर दिया कि जाना ही नहीं है, और जिस दिन बीएससी का एंट्रेंस था, पापा ने कहा कि जाओ पेपर दे दो, एंड आई वाज लाइक कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरना है। तो पापा ने कहा कि नहीं मैंने भर रखा है, तुम जाओ पेपर दे दो। फिर मैंने जाके वहां पे एंट्रेंस दे दिया, एंड फाइनली हो भी गया। मैं काउंसलिंग अटेंड करने आई, एंड आई वाज वेरी सिक, उस टाइम पर मुझे पॉक्स हो रखे थे। तो पापा ने सारे प्रेफरेंसेस भरे सब्जेक्ट्स के, और उन्होंने डाल दिया था जुओलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और सॉरी बॉटनी, और उन्होंने प्रेफरेंस भर के ऊपर तक दे दिया था। थैंकफुली बीएचयू में रूल किया है कि फाइनल काउंसलिंग पे, मतलब जब कंप्यूटर में एंटर हो रहा होता है, उस टाइम पे पेरेंट्स अलाउड नहीं है वहां जाना। तो ओनली आई वाज सेंट। दो पापा ने कहा कि ये बीमार है, उन्होंने कहा कि नहीं अकेले यही जाएगी। तो जब मैं प्रेफरेंस एंट्री भरने लग गई, तो यू हैव टू फिल योर प्रेफरेंसेस, ताकि जो भी मेरिट के हिसाब से आपको मिलेगा वो मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ 4 प्रेफरेंस भर रखे हैं, फिर 10 प्रेफरेंस। तो मैंने कहा कि सर 4 में तो हो ही जाएगा, मेरे नंबर अच्छे हैं। तो इस कि नहीं आपको फिर भी 10 भरने हैं। और मैंने उसमें देखा कि एक सब्जेक्ट ऐसा है बीएचयू में, साइकोलॉजी, विच इज ऑफर्ड टू सोशल साइंस स्टूडेंट्स एज वेल। And I, being a science student, I even did not know that psychology started from P. वो level था मेरा. And I just chose psychology because psychology was the only social science subject available there. पता नहीं, वो एक बहुत momentary decision था, मैंने लिया और मैंने कहा कि आप psychology में honors कर दीजिए और zoology chemistry कर दीजिए BSc के लिए. And I मतलब मैंने अपना काउंसलिंग कंप्लीट किया, वाज रिटर्निंग बैक, हम लोग ट्रेन में बैठे थे और पापा को फोन है कि इसका हो गया, इसको हॉस्टल भी मिल गया है एंड इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। अब मेरी दूसरी सबसे बड़ी हिम्मत की चीज थी कि मुझे ये बताना था पापा को कि फर्स्ट प्रेफरेंस जुओलॉजी ऑनर्स नहीं है, साइकोलॉजी ऑनर्स है। और जैसे ही मैंने उनको बोला कि पापा साइकोलॉजी है, तो पापा सेड कि नहीं नहीं जुओलॉजी है, मैंने खुद भरा है। तो मैंने कहा कि नहीं पापा, वो एक्चुअली वो प्रेफरेंस चेंज हो गया था। एंड ही जस्ट शाउटेड एट मी पूरे ट्रेन में। And he returned back to BHU to he met everybody in the department. He met the vice chancellor की गलती से इससे हुआ है, इसका सब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है। But that was somehow not possible. And now when I started studying psychology,
आई रिकॉग्नाइज कि वो बहुत मोमेंटरी डिसीजन था, बट वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था. इफ आई हैड बीन थ्रू अ काउंसलर प्रीवियसली, आई वुड हैव चोज दिस एज अ सब्जेक्ट. एंड धीरे धीरे माई घर वाले ऑल्सो गॉट कन्विंस्ड, क्योंकि अगर मैंने साइंस लिया होता सर, मैं कभी ग्रेजुएशन के आगे परस्यू नहीं करती पढ़ाई को एकेडमिक्स में. बट आई स्टार्टेड परस्यूइंग माई स्टडीज इन साइकोलॉजी. आगे एकेडमिक्स के लिए मैं देखने लगी और फर्दर चीजें, और मुझे इंटरेस्ट आने लगा इस सब्जेक्ट में. सो आई थिंक जो मेरे साथ हुआ एज एन एक्सीडेंट, कि मुझे बाई चांस वो चीज दिखी और मैंने क्लिक में बोल दिया कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, it doesn't happen with everybody, and that option is also not available हर यूनिवर्सिटी में कि आपको साइंस के सेक्शन के अंदर साइकोलॉजी मिल जाए. So I think that is what makes career counseling very important, because not everybody has the privilege and not everybody has this accident that I had. So now I recognize that how important it is for me कि मैं यहाँ हूँ या मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, ये सब्जेक्ट की मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है, what would have the consequences of not choosing this subject. And that is why I relate with so many students जो सिर्फ इसलिए मेडिकल कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने शुरू से मेडिकल 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 बोल रखा है, और उन्होंने कभी जाना ही नहीं कि इसके बियॉन्ड कुछ है, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट भी रही हूँ. एंड यू नो, जस्ट डूइंग समथिंग बिकॉज यू हैव नो एम्बिशंस ऑफ योरसेल्फ एंड यू हैव नो नॉलेज अबाउट अदर स्ट्रीम्स एज वेल. सो आई टोटली फील कि काउंसलिंग वाली जो चीज मेंशन की गई कि स्कूल में काउंसलर्स होने चाहिए, एंड मैं आपकी स्टोरी से इतना कनेक्टेड फील कर रहा हूँ. Generally, I avoid mentioning personal details in public shows. पर यही कहानी मेरी और मेरी वाइफ की भी है. She was very good in English. पर उनके पेरेंट्स को लगता था कि नहीं लड़की को तो PMT की तैयारी करनी चाहिए. When she said कि नहीं, ये PMT वगैरह नहीं करना, डेंटिस्ट बोल रहा था नहीं करना, लाइफ साइंसेस नहीं करना, मुझे तो इंग्लिश पढ़ना है. तो मतलब वो बेचारे 1.5-2 साल तक इस सदमे में रहे कि हमारी लड़की बताओ अंग्रेजी पढ़ रही है आज के जमाने में. बट फाइनली व्हेन वन फाइन डे दे वर समवन टू कॉलेज, और उनकी प्रिंसिपल ने और टीचर ने बोला कि नहीं आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है, तो उनको बड़ा वैसा लगा, अच्छा ऐसा भी है. सेम विद मी, मतलब आई वाजंट गुड इन इंग्लिश, सॉरी आई वाजंट गुड इन साइंसेस, मैंने मैथ से किया है, तो मुझे तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी तब भी, मतलब कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर थे. तो मैं यार मैं हिंदी में ग्रेजुएशन करूंगा, फिर आगे यूपीएससी है जो भी करना होगा वो करूंगा. तो आई वांटेड टू कम टू DU, और यहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक से कॉलेज में जो Fab 4 Fab 5 कॉलेज है उनमें हिंदी में मिल जाता. लेकिन मेरे घर वालों को लगा कि साहब ये लड़का होके हिंदी पढ़ेगा तो नहीं, तू रात दिन मेहनत करेगा, तू IIT निकालेगा, तू उत्कर्ष का सीनियर बनेगा. और फाइनली मैं उनके दबाव में मैंने फिर BSc किया और फिर मैं MA हिंदी में आया. तो रेस्ट इज हिस्ट्री. सो यस, आई एग्री विद व्हाटएवर यू आर सेइंग. और कोई कुछ जोड़ना चाहता है इस चीज में, या मैं अगले सवाल की तरफ? हाँ सिमोन, फटाफट बताओ. सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन मिनेशी दैट यू टुक दैट डिसीजन, और तुम अभी जो भी कर रहे हो. दूसरी बात, हमने एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट जो छोड़ दी इस पूरे कॉन्वर्सेशन में इज आई थिंक जेंडर का. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमें क्या परस्यू करना चाहिए. जैसे सबसे पहले अभी किसी ने मेंशन किया था शायद कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बदल रहे हैं, हालांकि वो जो गति है उनके बदलाव की वो बहुत धीमी है, लेकिन वो गति मुझे लगता है वो इस तरीके से है जैसे कहते हैं ना कि क्रांतिकारी होना जरूरी है. सबको क्रांतिकारी पसंद है पर अपने घर में किसी को क्रांतिकारी नहीं पसंद है. वैसे सबको लगता है कि हाँ शायद वो सारी जो भी अलग अलग फील्ड्स हैं, जो सोशल साइंसेस की फील्ड्स हैं, जो भी बहुत इतने डाइवर्स फील्ड्स हैं, वो सारे होने चाहिए, लेकिन हमारे घर में जो होना चाहिए वो सिर्फ लॉयर, डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर होना चाहिए. और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जैसे कि हम जेंडर का बात कर रहे थे कि जेंडर में विमेन पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है. एक तो बहुत ये जो इनसिक्योरिटी होती है कि हमें एक सेफ प्रोफेशन चूज करना है. आई डोंट नो कि सेफ प्रोफेशन क्या होता है, बट मेरे पेरेंट्स का भी काफी एम्फेसिस रहा है हमेशा से कि आप तुमको एक सेफ प्रोफेशन चूज करना है. और कहीं ना कहीं हायर स्टडीज के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. मेरे बहुत सारे PhD के फ्रेंड्स हैं, मैं खुद भी PhD करने का सोच रही हूँ. आई एम जस्ट गिविंग इट अ थॉट. बट
वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत अपील नहीं करता है। उन्हें लगता है अगर तुम्हें टीचिंग में जाना है तो तुम बीएड क्यों नहीं कर लेती हो, क्योंकि प्रोफेसरशिप में अपने आप को, पीएचडी के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करना इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंड देन व्हाट हैपेंस टू मैरिज। तो एक बार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जहाँ जेंडर है वहां पे और जहाँ विमेन की बात होती है तो अर्ली एज पे मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी थ्रो कर दिया जाता है हम पर, और उसके दबाव में कहीं ना कहीं हम हर वो चीज नहीं परस्यू कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। सिमोन, वेरी वैलिड पॉइंट कि जेंडर कैसे रोल प्ले करता है कोर्स सिलेक्शन में। ये Actually, I just wanted to add one thing to Simone said, जो उन्होंने कहा जेंडर वाली बात, I completely agree with her। और ये चीज का प्रेशर ना दोनों पे होता है, somehow दोनों जेंडर्स पे है, लेकिन दोनों के प्रेशर्स बहुत अलग अलग हैं। जैसे लड़कों पे प्रेशर ये होता है ना दैट यू हैव टू परफॉर्म टू द एक्सीलेंस, मतलब आपको एक लेवल पे बाकी परफॉर्म करना है, व्हाट टाइम यू टेक डजंट मैटर। और हमारे लिए कि आप मीडियोकर भी परफॉर्म करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज यू हैव टू डू इट इन सेट टाइम, बिकॉज देन वी हैव टू सेटल यू आल्सो। जैसे एक चीज है जो मुझे बहुत बुरी लगती है कि दिस हैज टू चेंज, दिस डेफिनेटली हैज टू चेंज, कि जब लड़के या लड़कियां पढ़ाई नहीं करते तो माँ बाप के डांटने का तरीका क्या होता है। जब लड़कियां पढ़ाई नहीं करती हैं तो माँ बाप कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करे ना तुम्हारी शादी करवा देंगे, और जब लड़के पढ़ाई नहीं करते तो माँ बाप कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करो तुमसे शादी कौन करेगा। तो यू अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे हैं, मतलब लड़कों को पढ़ाई करना है शादी करने के लिए, और लड़कियां जो पढ़ाई नहीं करती उनकी शादी कर दी जाती है। सो दैट इज द बेसिक ऑफ वो जेंडर वाली चीज जो सिमोन वाज पॉइंटिंग आउट। तान्या, वृष्टि, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? हाँ मतलब सॉरी वृष्टि, गो अहेड। ये तुम लोग व्यूअर्स की आदत खराब कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तान्या वृष्टि से कह रही है गो अहेड, वृष्टि कह रही नहीं आप बोल लो। टीवी में कोई किसी को बोलने नहीं देता है, हर विंडो से शोर आ रहा होता है। नहीं सर, मैं बस यही कह रही थी कि मैं मनीषी की बात से एकदम अग्री करती हूँ, लेकिन मैंने एक चीज इसका थोड़ा उल्टा रूप भी देखा है कि अगर आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशली विमेंस कॉलेजेस को देखेंगे तो विमेंस कॉलेजेस में ये प्रेशर होता है कि लड़कियां सिर्फ एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करें, पॉलिटिक्स में नहीं जाए या कोई भी चीज जो कि एकेडमिक से परे हो उसमें ना जाए, क्योंकि एक अच्छी आदर्श लड़की का एक वो होता है कि यू हैव टू एक्सेल एकेडमिकली। तुम्हें अगर हमने यहाँ तक पहुंचाया है, इस कॉलेज में डाला है, तो उस चीज का एक तरीके से मुझे लगता है एहसान सा चढ़ाते हैं वो कि आप यहाँ तक आए तो अब आपको अच्छा ही करना है, या फिर अगर आप लड़की है तो एलएसआर में ही जाइए या फिर जेएमसी या फिर मिरांडा। मतलब एक वो प्रेशर होता है कि ये मैंने उल्टा कोएड कॉलेजेस में कम देखा है, क्योंकि कोएड कॉलेज में होता है कि अच्छा हाँ लड़का है तो करेगा ही पॉलिटिक्स, कोई बात नहीं थर्ड ईयर में पढ़ लेगा। लड़कियों के लिए कंसिस्टेंटली प्रेशर रहता है, अगर आप थोड़ा भी डिविएट करते हो उसमें तो प्रोफेसर्स आपको एक अलग निगाह से देखने लगते हैं कि अच्छा तुम्हारी अटेंडेंस 100% नहीं 80% है, ये कैसे हो गया। तो एक वो चीज मैंने स्पेशली विमेंस कॉलेजेस में देखी कि बहुत प्रेशर है कि अगर हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है तो तुम्हें सिर्फ पढ़ना है फिर, और उस पढ़ाई का क्या फायदा वो तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि फिर इवेंचुअली वो होता है कि मैरिज मार्केट में ही घुसना है, तो फिर इस चीज की पढ़ाई। वृष्टि, तो जोड़ना है इसमें? I think I agree with Janya और मनीषी ने कहा, and in fact like Minishi said, even मुझे भी बोला गया है कि यार तुम नहीं पढ़ रही हो तो तुम्हारी शादी करवा देते हैं। I think every girl को ये कहा जाता है। And in fact I had, जब मैं कॉलेज गई थी which is in जिंदल सोनीपत जो लिटरली चीजों के बीच में है, तो एक ये भी फैक्टर था कि ये इतना दूर है तो सेफ्टी का क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच वाज नेवर अ फैक्टर जब मेरे भाई को भेजा गया था जो भी सोनीपत में ही पढ़ रहा है। सो फॉर मी ये भी था कि इसको, मेरा टेस्ट में भी हो गया था तो क्या इसको हैदराबाद भेज देते हैं क्योंकि वहाँ पे वी नो पीपल। दिस वाज नेवर अ फैक्टर जब मेरे भाई को कॉलेज डिसाइड करना था, लेकिन फॉर मी दिस वाज ऑलवेज अ फैक्टर। आप लोग ये बता रहे हैं, मुझे ध्यान आ रहा है, मेरी एक कजिन सिस्टर है और उसका आई वाज इन जेएनयू बैक एट दैट टाइम, तो मुझे बहुत था कि यार ये बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है और मेरे घर के ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ने आए। तो उस सिस्टर ने इंटरेस्ट दिया और उसका हो गया, सो आई वाज वेरी हैप्पी। सिमोन कोरियन में है, उसका कोरियन नहीं हुआ था, लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनके किसी रिलेटिव ने आके उनके घर पे बता दिया, अरे जेएनयू तो ऐसा है, जेएनयू तो वैसा है, कहाँ दिल्ली जाएगी, यहीं झांसी से कुछ करवा लीजिए। फिर फाइनली उसने झांसी से बीसीए एमसीए किया। सो आई कैन टोटली रिलेट विद व्हाट यू आर सेइंग कि लड़की है तो होम साइंस के बाद आर्ट्स,
सबसे सेफ प्रोफेशन है टीचिंग का, टीचर बनो, बढ़िया आराम से सुबह जाओ दोपहर तक घर आ जाओ ताकि बच्चों को भी समय दे पाओ, पति को भी दे पाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और या फिर डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर एंड गर्ल्स इट गोज टुगेदर, है ना, लोगों के इमेज। I was called the same। मैं अपने स्कूल में एक वैसी बच्ची थी ना जिसके पास हमेशा कुछ ना कुछ ओपिनियन होता था, वो भी पॉलिटिकल ओपिनियन। तो ऐसे बच्चे तो खतरा हो जाता है ना एडमिन के लिए, कह रही ये क्या बोल रही है अचानक से। तो माय डीन, आई गेस माय डीन टोल्ड माय पापा कि आप ना इसको, आप लग रहा है कि आपकी बेटी ना थोड़ी जेएनयू वाली हो गई है, तो आप इसको जेएनयू कभी मत भेजना। तो माय फादर सेड कि मैं खुद 9 साल जेएनयू में रह करके आया हूँ, मास्टर्स एमफिल पीएचडी किया है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को जेएनयू नहीं भेजूं, अपना ओपिनियन कहीं और दीजिएगा। तो दिस रॉन्ग नंबर लगा दिया तुम्हारे डीन साहब ने। बाय। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई कोर्स सिलेक्शन की गफलत की, और उसी में बात करते करते जेंडर का पॉइंट आया। तो मैं जेंडर के पॉइंट को ही और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज आर दोस प्लेसेस, 10+2 तक हम लोग बिल्कुल ऐसे घोड़े की तरह होते हैं, दोनों तरफ से ऐसे मढ़े गए होते हैं, दौड़ते रहते हैं, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। थोड़ा सा जो हम ब्रीदर ले पाते हैं ना, वो ग्रेजुएशन में होता है कि मन के थोड़ा कपड़े पहन रहे हैं, दोस्त हैं, कैंटीन है, क्लासेस बंक करने का ऑप्शन है, यू नो, यू आर ऑन योर ओन, कितना भी कंट्रोल्ड हो पर यू आर ऑन योर ओन। तो इन सब के बीच हम लोग सिलेबस के तहत, कोर्स के तहत बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और जो एक चीज सीखते हैं कि वो हम पहली बार फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं दूसरे जेंडर के साथ, अगर आप ऑल गर्ल्स या ऑल बॉयज कॉलेज में नहीं है तो। 10+2 तक उतना नहीं होता है, कोएड स्कूल रिलेटिवली कम है, खासतौर पे कस्बों में, गांव में, है ना, इंटरेक्शन नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है हमारे कैंपसेस जेंडर सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं? हाउ शुड बी अप्रोच जो दूसरा जेंडर है उसको लेके इंस्टीट्यूशन के लेवल पर किस तरह के नियम है, उस इंस्टीट्यूशन का कल्चर कैसा है, हम कैसे अप्रोच करते हैं? क्योंकि आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इन उरई का कॉलेज, जहाँ पे लड़कियां एकदम डरी सहमी सी सलवार सूट के आगे ऐसे 4 किताबें लेके आती हैं, बिल्कुल मतलब एज इफ दे हैव बीन टॉट कि गर्दन झुका के चलो, रास्ते में छींटा कशी होगी, फिर एक गर्ल्स रूम होगा, वहां बैठी रहेंगी, क्लास अटेंड करेंगी, चली जाएंगी, यू नो। एंड देन आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ इट इन जेएनयू, जहाँ पे फ्री स्पीकर्स, मतलब जहां पर जेंडर इक्वलिटी सिर्फ एक नारा नहीं है, रियलिटी है। 2 बजे बैठे हैं, बहस कर रहे हैं, कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, यू नो, इट्स ट्रूली लिबरेटिंग। सो आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड्स। पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों के एक्सपीरियंस, आप लोगों के कैंपस के एक्सपीरियंस, मैकेनिज्म के लेवल पर और बिहेवियर के लेवल पर जेंडर सेंसिटिविटी के मामले में, एंड इट्स बोथ वेज, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, ऑल इन ऑल। यस मिनिशी। So actually मैंने आपको मेरी काउंसलिंग की स्टोरी तो बताई थी कि my dad filled all the preferences, subject preferences, and he also filled my college preferences as well. तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली कहीं भी आप कॉलेज में जाएंगे तो डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड द बेटर कॉलेज, ठीक है। तो मेरा जो नंबर था उससे कम रैंकिंग पे डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ था, बट मेरे डैडी ने एमएमवी भरा बिकॉज एमएमवी वाज अ गर्ल्स कॉलेज, महिला महाविद्यालय। हाँ, महिला महाविद्यालय। सो आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम अ वुमेन कॉलेज। तो वहां पे मैंने जो फर्स्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस था वाज लाइक कि वो बहुत, मतलब स्पेशली द हॉस्टल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब आप वुमेन कॉलेजेस में है तो इट्स मोर लिबरेटिंग। इट वाज नॉट लाइक दैट व्हेन आई वाज देयर। इनफैक्ट ज्यादा पेट्रियार्की मुझे लगता था कि एमएमवी वहां पर है, लेकिन क्या होता है कि आप घर से आते हैं कॉलेज एंड यू हैव नो एक्सपीरियंस। आप, मैं को जेएनयू से आके फिर एमएमवी थोड़ी आई थी, मैं घर से एमएमवी आई थी। सो मेरा ये था कि मेरे लिए वो रूल्स जो बताए गए कि हाँ ये रूल है कि आप 10 बजे के बाद फोन पे बात नहीं कर सकते, आप 8 बजे के बाद आपको गेट के अंदर आना है, जो भी रूल्स मुझे बताए गए, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते कमरे के अंदर भी, तो मुझे लगा कि यही रूल्स हैं, मान लिया मैंने, ठीक है। एंड आई कंटिन्यूड इट फॉर लाइक एन ईयर, ठीक है। बाप रे, लग रहा है इंटरनेट भी ऑफेंड हो गया शॉर्ट्स की बात सुन के, संस्कारी इंटरनेट है। तान्या, जब तक मिनेशी वापस आती है, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं? हाँ, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है विमेन्स कॉलेज की भी बात है, तो उसमें भी एक दूसरा एंगल ये होता है कि क्वियर स्टूडेंट्स होते हैं या ट्रांस स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी लाइक एक्सेप्टेंस नहीं है। आई थिंक मतलब स्ट्रक्चरली स्पीकिंग ऑल्सो
इस चीज को लेके इवन इफ अगर आपके फॉर्म में है कि सो कॉल्ड आप थर्ड जेंडर भर सकते हो उसमें, लेकिन उस चीज का रिस्पेक्ट नहीं है स्ट्रक्चरली इंस्टीट्यूशंस में। क्लास में आके टीचर्स बोलेंगे, टीचर्स सबको गर्ल्स के नाम से बोलेंगे, नॉट कीपिंग इन माइंड कि बहुत बच्चे हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उस स्पेक्ट्रम में बहुत फ्लूइड है। तो उस चीज को लेके भी एक है कि मतलब एवरी डे छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आपका एजुकेशन का एक्सपीरियंस एक तरीके से इनवैलिड हो जाता है, और वो चीज मुझे लगता है आगे जाके बहुत अफेक्ट करती है आपको, क्योंकि जैसे हम बोले थे ना कि छोटी सी चीज है, आप किसी लड़की को बोलो तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी शादी करा देंगे, ये माइंडसेट इतना ज्यादा अफेक्ट करता है कि फिर कॉलेज में आपकी परफॉर्मेंस भी एक प्रेशर के अंडर होती है। तो आई थिंक दैट दिस अप्लाइज ऑल द मोर टू दोज स्टूडेंट्स जो उस बाइनरी जेंडर बाइनरी के विद इन नहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करते। तो आई थिंक उस चीज को भी दिमाग में रखना होगा कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना कॉलेज लेवल पे, इससे काफी ज्यादा आपका जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक स्पेसेस में वो बहुत लिमिट हो जाता है पॉइंट के बाद। आकाश, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? सर दो चीजें हैं सौरभ इसमें, मतलब जो अभी उन्होंने बात बोली अबाउट पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई विद एनी जेंडर, एनी स्पेसिफिक जेंडर, जिनकी जेंडर आइडेंटिटी फ्लूइड है। आई कंप्लीटली अग्री कि हमारे जो एजुकेशनल स्पेसेस हैं इन पर्टिकुलर, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट JNU बिकॉज in a lot of ways JNU has always been a world apart from a lot of other educational institutions in the country. बट अगर आप उस रिस्पेक्ट में देखें तो मुझे लगता है कि कॉलेजेस में इस तरह की पॉलिसीज आनी जरूरी हैं जिसके थ्रू देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल इन आवर कॉलेज ये ऐसे इंस्टेंसेस एक दो बार हो चुके हैं, एंड सर सौरभ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दीज आर ऑल, अगर आप इन सब चीजों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो दे फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ एन अम्ब्रेला, दे कम अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ अ सोसाइटल चेंज। सो जैसे मेरे कॉलेज लाइफ में भी हुआ कि मतलब ठीक है, people had that liberty, but I honestly believe, especially with respect to our residential colleges that we have in our country, कि एक जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे कॉलेज में भी ये प्रॉब्लम थी कि लड़कियों के लिए एक एंट्री टाइम था हॉस्टल का 12 बजे, हमारे लिए भी था एंट्री टाइम दैट ठीक है हमें 12 बजे के बाद हॉस्टल्स में रहना है, बट हाँ हम रात भर कैंपस में घूमते रहते थे। एंड विच आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ कैंपस इटसेल्फ इज अ सिक्योर्ड स्पेस, how and if you have to restrict the movement of women inside a residential campus on account of security, then that means कि आपने जो एक कैंपस का सिक्योर स्पेस होने का बबल बना रखा है, वो administration itself doesn't believe that the campus is a secured space. So I think one of the earliest starts which has to happen is ये जो sort of छोटी छोटी चीजें होती है ना, that when you start building on an equality in these small respects कि हाँ लड़कों और लड़कियों के जो इन टाइम्स हैं, मैं इन टाइम्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि हाँ मेरा मानना है कि ठीक है आप इन टाइम रखो, you can have an in time in the campus within the gates of the campus, but it doesn't make any sense to have an in time for specifically for hostels on a residential campus and then having different in times in practice for both boys and girls. Because जब आप ये सब चीजें करते हो, what happens is a kid comes into the college in first year. तो जब एक जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है जो 5 साल उस कैंपस पे रहता है, ये सौरभ अगर आप फर्स्ट ईयर से ये सब चीजें करने लगो, जो वो बच्चा ऐसा देखता है, यू कैन मेक दैट किड अ बेटर पर्सन, बिकॉज 5 साल में ना सौरभ ओपिनियंस चेंज होते हैं एंड कॉलेज इज लाइक रीशेपिंग ऑफ अ किड वंस अगेन। बिकॉज मैंने खुद ही फील किया कि मैं जब कॉलेज गया था 4 ऐसी चीजें थी जिनके बारे में जिनमें मैं बड़ा विश्वास रखता था, एंड आई थिंक वी ऑल हैव बीन रॉन्ग एट वन पॉइंट और अदर इन द लाइफ, बट कॉलेज इज दैट विंडो सौरभ जो हमें, जैसा कि मेरा मानना है कि सीखना जितना इंपॉर्टेंट है ना सौरभ, गलत चीजों को अनलर्न करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये छोटी छोटी चीजें, मैं ये बात नहीं कहता एक बार में, क्योंकि एक बार में सौरभ बात ये कि एक बार में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है, बदलाव की शुरुआत बेसिक चीजों से होती है। तो मेरा मानना है कि कैंपस में इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल टाइमिंग, जिसके ऊपर इंडिया में बहुत बार अलग अलग कैंपसेस में वी हैव सीन प्रोटेस्ट, लॉ कॉलेजेस में NLUs में प्रोटेस्ट हुए हैं इस बात को लेके that why on a campus there are 2 different timings, and this is all the more pathetic जब हम एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जहां इक्वालिटी लॉ में खुद एक कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का जो पढ़ाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस में जो सेक्सुअल हैरासमेंट सेल्स होते हैं या सेक्सुअल हैरासमेंट बॉडीज होती हैं, उनमें वुमेन और मेल और फीमेल फैकल्टीज का
एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जैसे जो पॉश की कमेटी थी उसमें ऐसा होता था कि बहुत बार अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस चल रहे हैं, और ये मैं दोनों जेंडर्स की साइड से बोल रहा हूँ, कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ ओनली टेकिंग माई इंस्टेंस, इफ आई एम अक्यूज्ड ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट इंस्टेंस टुमारो, देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर बायस अगेंस्ट मी, और देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर बायस अगेंस्ट द पर्सन हु इज कंप्लेनिंग मी। तो ऐसे लोगों का कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव करे जिनके बारे में, और सर और इम्पोर्टेंट ये है कि चुनाव बस खाना पूर्ति के लिए ना हो, ऐसे लोगों का स्पेसिफिकली चुनाव हो जो अपना जो ऐसी कमिटीज में अपना दिमाग खोल कर बैठ सकते हैं, जिनके दिमाग में किसी तरह का प्रेजुडिस नहीं है। एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैकल्टीज एज वेल एज स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ जेंडर्स शुड बी देयर इन दी पॉश कमिटीज। ये बहुत जगह होता है कि पॉश की जो कमिटीज होती हैं उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये एक बहुत ही आधारगत डेवलपमेंट है या फिर बदलाव है, जो कि मेरे हिसाब से ये कुछ चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं, जो मैंने 5 साल देखी है कॉलेज में, ये सब चीजें धीरे धीरे बदलनी चाहिए। और अगर हम ऐसा सारा बड़ा चेंज तभी होता है जब हम स्ट्रक्चरल चेंज पहले करते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू सस्टेन एनी बिल्डिंग यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो ये छोटी छोटी चीजें अब बदलनी चाहिए कैंपसेस में, और इसकी बहुत जरूरत है। वी हैव आल्सो प्रोटेस्टेड इन द पास्ट इन कॉलेज एंड सम थिंग्स हैव चेंज्ड इन कॉलेज। हम ये नहीं बोलता कि मैंने बहुत कुछ हम लोगों ने कॉलेज में अपने भी चेंज किया, बट देयर आर थिंग्स व्हिच वी हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एंड थिंग्स व्हिच हैव गॉट चेंज, व्हिच शो दैट इफ यू actually are protesting as unified people for a certain good thing, administration has to listen in the end. अच्छा श्रीकांत, आप बताइए बीएन कॉलेज पटना में कैसा है ये जो जेंडर का हाल है, लड़के लड़कियों की बराबरी का सवाल है? सर हम लोगों में काफी हद तक अच्छा है, और मैं यहाँ तो कहूंगा कि हम लोग जो सोसाइटी है वो लोग कहते हैं कि बिहार में अधिकतर लोग लड़कों पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जो अभी एक एमएलसी बिहार में हुए हैं, सर हैं हम लोग के कॉलेज के, बीएन कॉलेज के ही, राजद से ही हुए हैं मेरे कॉलेज के हैं, और उनपे एक लड़के ने कंप्लेन किया था हरासमेंट का सर। लेकिन जब लड़के केस अप्लाई करते हैं कि हाँ मेरे ऊपर ये हुआ है, तो उसको लोग हमारी सोसाइटी या हमारे पुलिस जो है उसको नहीं लेती है प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से लड़कियों का किसी भी कंप्लेन को लेती है। यहाँ की सोसाइटी के मैं बारे बात कर रहा हूँ, या फिर कॉलेज जो ही हमारा है, तो हम लोग यहाँ सब कुछ सेम है, मतलब सबको प्रिविलेज मिलता है, सबको साथ रहते हैं, लेकिन यही 1-2 मुद्दे हैं जो लड़कों को भी बराबर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने श्रीकांत बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। इन जनरल सोसाइटी हो, लॉ एंड ऑर्डर वाला इंस्टीट्यूशन हो, मतलब लड़कों की कंप्लेन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, हैरेसमेंट मतलब वो तो बहुत गिवन माना जाता है। और सर जैसा कि हम 3-4 साल पहले भी न्यूज सुने थे, हरियाणा रोड रेज बस में हुआ था, लड़की बेल्ट से पीट रही थी एक बच्चे को, और उस पर बहुत हल्ला हुआ था कि लड़के ने टीज कर दिया था और 2 बहन उसको पीट रही थी। उन दोनों लड़कों को 2-3 साल तक उन लोगों पे कंप्लेन चला, और लास्ट में पता चला कि वो दोनों निर्दोष थे। तो उस पर कुछ उन लोगों का तो कैरियर गया सर, बहुत सारा चीज गया, लेकिन उस पर कोई फोकस ही नहीं करता है, उसको बहुत लाइटली लोग लेते हैं। लेकिन लड़की को अगर कोई पीछे से बोला दूसरा तो 4 लोग पीट देंगे, लेकिन सोसाइटी ही पीटेगी, पुलिस के हवाले भी किया जाएगा। उस पर बहुत सारा उस पर हरासमेंट मेंटल, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। इन सब मुद्दों पर भी डिस्कस होना चाहिए। अरे आपने किया ना अभी? जी सर, अभी आपने डिस्कस किया ना, हो रहा है डिस्कस जी। अच्छा सिमोन, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? हाँ, जैसे अभी हम उसके पहले आकाश अभी बात कर रहे थे इन टाइम को लेके, तो जेएनयू से जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि विमेन के लिए स्पेसेस ऑक्यूपाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ विमेन के लिए भी नहीं। जैसे ताने ने मेंशन किया अक्रॉस द रेनबो ऑफ जेंडर, जब होता क्या है बेसिकली कि अब मुझे बाकी एम्पसेस का नहीं पता, मैंने अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों जेएनयू से किया है। तो जब मैं जेएनयू में इनिशियली गई थी, और अभी जब हमारा बिल पास हुआ है, उसके बाद when you actually get to connect to the transgender people, you understand कि वो कितने वैलिड है, और अदरवाइज लोग उनकी वैलिडिटी खत्म कर देते हैं, एज इफ दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट, कि मतलब वो क्या चीज है, एलियंस हैं जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं, उनको कोई समझता नहीं है कुछ। उनको लगता है कि मतलब मे बी दे आर जस्ट अ साइड पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर नॉट रेलिवेंट इनफ। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें, वो तभी मतलब मुझे लगता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हम समझते हैं एक दूसरे कि अगला भी एक इंसान है, अगले में भी सेम फीलिंग्स है, सेम फ्लैश एंड बोन्स। तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है।
ऑलराइट जी थोड़ा सा टाइम की कमी है, वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है जो रैगिंग, कैंपस, हॉस्टल, डे स्कॉलर इससे जुड़ा हुआ है, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात, और दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, मैं इस पे आप में से जो भी बोलना चाहे, सीनियर्स के साथ कैसे कॉर्डियल रिलेशन हो, रैगिंग हो, कई लोग बोलते हैं हेल्दी रैगिंग, ये हेल्दी रैगिंग क्या होता है, क्या आपने ये टर्म सुना है ना? और फ्रेशर पार्टी, फिर वेलकम पार्टी, फिर थैंक यू पार्टी, वो पूरा एक जो कल्चर है। और कैंपस, जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि देश में ज्यादा से ज्यादा फुली रेजिडेंशियल कैंपस होने चाहिए। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि वो डे स्कॉलर में वैसा फील नहीं आ पाता है। व्हेन यू एक्चुअली शेयर दैट स्पेस, कि आप कैंटीन में बैठे हो तब भी क्लासमेट के साथ बात कर रहे हो, देन यू आर वॉकिंग, कोई सीनियर मिल गया, प्रोफेसर मिल गया, यू नो, वो बहुत ही गजब का लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप लोगों के इस पे क्या थॉट है, रैगिंग, सीनियर्स के साथ रिलेशन, और वो पूरा जो एक इकोसिस्टम है, हॉस्टल, डे स्कॉलर, रेजिडेंशियल? आकाश। अब रैगिंग का जो सर सीन है, आज से मतलब जब मैं 2015 में कॉलेज गया था, तो मतलब मैं बाकी कैंपसेस के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है, मतलब बिकॉज मेरे खुद के भाई बहन मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, और उस कंपैरिजन में तो मेरी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुई थी। लेकिन आपने जो पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात की, तो वो रैगिंग का नाम हुआ करता था पॉजिटिव इंटरेक्शन हमारे कॉलेज में। Okay. और ठीक है, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जब मैं कॉलेज गया था, किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, किसी और के साथ भी मेरे बैच में नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कॉलेज में उसके भी कुछ नियम बड़े क्लियर थे कि देयर विल बी नो फिजिकल इंटरेक्शन इन रैगिंग। If you don't want to give ragging, don't give ragging. But I do not think that ragging is a good thing to go about, sir. And now, sort of, as I finish my college, I have seen this change in college. कि अब जैसे जैसे कॉलेज में मेरे जैसे जूनियर बैचेस आते गए, मेरे कॉलेज में कम से कम, ये जो चीज थी रैगिंग की ना, ये माइंडसेट जो था लोगों का, वो घटता गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना सौरभ, वो सीनियर्स के ऊपर बहुत ज्यादा होती है कि आप कैसे सीनियर्स हैं, क्योंकि आप जैसे सीनियर होते हैं ना, आप वैसे ही अपने जूनियर्स को भी बनाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आपने जो बोली रेसिडेंशियल कॉलेजेस की बात, वो बड़ी सही बात है, क्योंकि ये एक अजीब टाइप की बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 साल का कॉलेज निकाल दिया, बट आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट बिफोर यू, आई हैव नेवर रैग्ड एनीबडी, क्योंकि मेरे जो खुद के सीनियर थे मेरे हॉस्टल में, उन लोगों ने हमारी कभी भी, आप जो कहोगे कि रैगिंग मजाक चलता था, वो एक अलग बात थी, लेकिन रैगिंग कभी नहीं की। तो इसी कारण मेरी भी यही मुझे कोशिश रही कि मैं कभी ये अपने जूनियर्स के साथ ना करूं। और अब जैसे जैसे वो चीज हमारे कॉलेज में घटती गई, तो जो ऐसा होता था कि जो नए जूनियर्स जब वो सीनियर्स बनते थे, उनको भी, और हमें भी ये बात समय के साथ समझ में आई कि हम जब कॉलेज आए थे तब जमाना कुछ अलग था। कि हम जब आए थे कॉलेज में, तो मेरे बैच में बहुत सारे लोग 19 साल 20 साल के थे। आजकल के टाइम में लोग बहुत ही कम उम्र में कॉलेज आते हैं। मतलब मैंने अपने कॉलेज में 16-17 साल के बच्चे देखे हैं who are very sensitive, and you cannot, आप ये बात, आप कोई भी नहीं हो तो इस बात को जज करने के लिए कि आपकी कौन सी बात किस बच्चे को अच्छी लगेगी, या कौन सा बच्चा उससे हर्ट हो जाएगा। तो ये एक सेंसिटिवाइजेशन जरूरी है, और मुझे लगता है कि ये ना बच्चों को सेंसिटिवाइज करके ही होगा। आप सैंक्शंस पास करके, या क्योंकि देखिए इतने साल से हमारे कंट्री में एंटी रैगिंग का नियम है, बट रैगिंग कम नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो वो सीरियसली लगता नहीं है, पहली बात ये, उसमें भी आजकल मिसयूज उसका भी होने लगा है। और जो ग्रेटर प्रॉब्लम है रैगिंग वगैरह जो है सौरभ, इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल, आई सी इट एज मोर ऑफ अ माइंडसेट प्रॉब्लम। तो वो माइंडसेट सुधारना जरूरी है कि सीनियर्स को लेके आप समझाएं कि आप, योर एम्फेसिस शुड बी ऑन प्रोड्यूसिंग गुड सीनियर्स। जो मजाक करे वो बात अलग है, बट हु आर हेल्पफुल। एंड जब आप एक अच्छे सीनियर होते हो, आप उसी टाइप के जूनियर्स को भी, चेन ब्रेक हो जाती है। जैसे आपने कहा ना, मेरी नहीं हुई तो मैंने भी नहीं की, तो एक चेन ब्रेक हो गई। संभव आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि आर्ट्स कॉलेज में जो रैगिंग का जो हम लोग इम्प्रेशन लेते हैं पिक्चरों में, 3 इडियट्स में देखा था जो रैगिंग हुई थी, वैसे आर्ट्स कॉलेज मुझे नहीं लगता आज की हालत में होता होगा, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो, और स्टीफेंस कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं होता। कई इंस्टेंसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे जूनियर सीनियर्स को खड़का दिया था। जो आपने कहा हेल्दी रैगिंग, उसका मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, इंट्रो। सीनियर्स आते, इंट्रो लेते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आई फील कि जैसे हमारे में भी क्या है, जैसे आपने बात कि कॉलेजेस जो होने चाहिए वो पूरे लाइक कैंपस रेसिडेंशियल होने चाहिए।
तो सेंट स्टीफेंस में क्या है, कुछ लोग कैंपस में रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज दिल्ली में आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल टू लाइक क्रिएट दैट मच, और वो बिल्कुल कोर में है, तो उसकी वजह से स्पेस कॉन्स्टेंट है, तो कुछ कुछ लोग ही कैंपस में रहते हैं। आई वॉज लकी कि मुझे फर्स्ट ईयर में भी कैंपस मिला, सेकेंड ईयर में भी कैंपस मिला, अब थर्ड ईयर का तो पता नहीं होगा, कोरोना चल रहा है, तो उसकी वजह से इंटरेक्शन बहुत बढ़ पाया सीनियर के साथ। वो लोग आते थे रूम रात में, लाइक क्योंकि दिन में किसी पास भी टाइम नहीं होता, सब पढ़ाई करते हैं, रात में 10 बजे बाद आते, तो वो एक हेल्दी में क्वेश्चंस पूछते थे कि भाई आपका नाम है, आपकी कितने परसेंटेज आई थी, क्या करना चाहते हैं, आप क्या क्या ज्वाइन करते कॉलेज में, लाइक सोसाइटीज, वो इन्फॉर्म करते हैं। साथ में वो आपको कुछ टास्क है, मतलब कैसे टास्क, बहुत फनी मतलब किडिश टास्क, जैसे किड्स के नाम पता करके आओ, मतलब आपके रूम में कौन रहा था, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है बाप, और फिर उसके बाद रूम दादा, तो अगर रूम बाप की कोई गर्लफ्रेंड थी तो रूम माँ भी पता करके आओ, तो एक फनी एनवायरनमेंट हो जाता है जहाँ पे आप सीनियर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। मैंने पर्सनली ये फील किया, जो के स्कॉलर्स है वो लोग सीनियर्स के इतने ज्यादा इंटरेक्शन नहीं आ पाते, उनको पता ही नहीं होता, बट हम लोग कंपैरेटिवली अच्छे से रह पाते हैं उधर, तो ये थोड़ा बहुत होना चाहिए। बट हाँ, जहां बात इंटिमिडेशन का है, वहां पे उसी टाइम आपको रोकना चाहिए, और ये सीनियर्स आ रहे हैं जो इंट्रो लेने आ रहे हैं, उनकी भी ये ड्यूटी है कि अगर कभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट बन जाए तो वो वहां पे रोक दे, और उसके उनसे उनको कंफर्टेबल करवाए सामने को, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। आई पर्सनली फील लाइक, जैसा उन्होंने कहा, छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी आते हैं, जब अभी सेकेंड ईयर में आया था मैंने भी देखा, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स लाइक वो बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, जैसे आप क्वेश्चन पूछने जाते हैं ना, वो बता नहीं पाते, तो उसमें थोड़ा सा आपको उनको मतलब कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। साथ में आई फील सो दैट ये जो इंट्रोडक्शन का जो मतलब एक कस्टम होता है, उसे आप इंटरेक्ट करना भी बहुत ज्यादा सीख पाते हैं। आपकी जो मतलब आप स्कूल में रहते तो आप बहुत क्लोज एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप ज्यादा खुल नहीं पाते, बस से आप खुल सकते हो, आप जान सकते हो हाँ क्या क्या नई चीज है, तो आई थिंक दैट शुड बी द केस, बट इंटेंशन शुड नॉट बी देयर। ओके, और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहता है? हाँ मिनिशी बोलिए। BHU is like one of the most biggest residential universities, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मतलब ऐसा नहीं डे स्कॉलर्स नहीं है, डे स्कॉलर्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो मेरा ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस हॉस्टल वाला जो था पर्टिकुलरली वो बहुत अच्छा था, एंड दैट मेक्स यू लर्न सो मच। बाकी रैगिंग का BHU में कोई सीन नहीं है, देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग रैगिंग, तो बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है। इनफैक्ट BHU में कॉन्शियस लेवल पे भी, मतलब रूल्स तो अपार्ट हैं, कॉन्शियस लेवल पे भी दिस इज सीनियर कल्चर रादर देन रैगिंग, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं बाहर खाने जा रहे हैं और बाई चांस आपको रेस्टोरेंट में कोई आपके सीनियर दिख गए, तो वो एक सीनियर कल्चर मान जाता है कि सीनियर्स विल ओनली पे, लाइक वो उसको अपनी रिस्पांसिबिलिटी बना के चलते हैं कि यू नो इफ वी आर टेकिंग आउट आवर जूनियर्स तो हमें पे करना है, या दे वेरी कोऑपरेटिव। ये इलाहाबाद में भी बहुत है, ये सीनियर है तो सीनियर पे करेगा, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब ये भी एक किस्म का शोषण लगता है, लेकिन उसकी भी चेन चली आ रही है कि उनके भी सीनियर्स ने उनको पे किया है, तो वो सीनियर होने पे ही लगता है, जूनियर होने पे तो बहुत मजे आते हैं उस चीज के। हाँ, तान्या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्सेस हॉस्टलर, रैगिंग, फ्रेंडली ये चीज इंट्रो, और बहुत ये जो जरूरी है। संभव बोल रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं गुड रैगिंग, मैं तो यहाँ पे सिर्फ व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता हूँ, अपना व्यू पॉइंट नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुड रैगिंग है, क्योंकि मैंने कभी रैगिंग नहीं देखी है, मतलब हाँ नहीं ही देखी है मतलब बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ और अच्छी बिल्ड का रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी कितनी रैगिंग ली गई होगी, कितना अच्छा। मुमकिन रहा होगा मुझे रैग करना, जब आपकी बिल्ट अच्छी होती है और आप थोड़े से अच्छे डिबेटर हो। अच्छे बिल्ट वाले लोग रैग कर तो सकते हैं सौरभ जी। यस, यू राइट। और हमने अपने स्कूलों में जैसे देखा था कि क्लासमेट्स एक दूसरे के, जैसे मैं पहले डे स्कॉलर था फिर हॉस्टलर हुआ, तो शुरू में कुछ रैग हुआ, यू नो, और वो धीमे धीमे होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको समझ में आता है ये सब बड़ी बकवास चीजें हैं। और ग्रेजुएशन और पीजी के JNU में तो ऐसा कुछ कल्चर है ही नहीं, मतलब वी डोंट इवन डिस्कस इट, मतलब JNU में कहीं अगर कोई लिख दे कि हाँ रैगिंग अपराध है तो उसकी जरूरत ही नहीं है ना? तो वो सब चीजें। हाँ तान्या, ये वो सही सब नहीं, यही बात की, आई थिंक ये जो इकोसिस्टम की जो आप बात कर रहे थे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे JMC जैसे कॉलेजेस हैं उसमें हॉस्टल का है ही नहीं कॉन्सेप्ट,
तो है ही नहीं उनके पास हॉस्टल जेएमसी में, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, साउथ कैंपस का कॉलेज है। लेकिन मुझे लगता है कि हॉस्टल इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है बिकॉज आज भी एक चीज है, विमेन सेफ्टी को लेके पेरेंट्स नहीं भेजते हैं कॉलेज। और ये मैंने देखा है अर्बन सिटीज में रहने वाले सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पेरेंट्स, मैंने देखे हैं बहुत सारे जो अपने बच्चों को भेजते ही नहीं कॉलेज, या फिर अगर उनकी जैसे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में हो, मदर ट्रांसफरेबल जॉब में हो, तो ये होता है कि हम कोई एक पेरेंट साथ में रहेगा, भाई दिल्ली में अकेले नहीं छोड़ना लड़की को। तो उस चीज को भी लेके बड़ी लॉजिस्टिकल इश्यूज हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हॉस्टल तो जरूरी है ही, कि एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैंपस के अंदर बच्चों को एक सेफ्टी मिलती है, कि एक रहने की सेफ्टी जगह रहे। अफोर्डेबल उसके है। अलावा वो मुनीरका, बेटसराय, कटवरिया सराय में जिस तरीके के घेटो बने हुए हैं, मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, हर जगह पे, पटना में भी आई एम श्योर होंगे, छोटे छोटे कमरे हैं, लैंडलॉर्ड अनाप शनाप पैसा वसूल रहे हैं। तो उन सब के मुकाबले वो हॉस्टल में रहे, कैंटीन में ठीक खाना खाएं, हॉस्टल में रहे, सब्सिडाइज रेट पर रहे, वो अच्छा है। मतलब आई स्ट्रांगली ग्रोथ भी ज्यादा होती है, बिल्कुल ग्रोथ भी काफी ज्यादा होती है। और डे एक स्कॉलर्स के चीज लिए तो मैंने बड़ा और गौर की है कि जब आप ऐसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हो ना, और आपका सीनियर्स और प्रोफेसर से इंटरेक्शन होता है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं बताऊं, मैं जेएनयू में एमए कर रहा था, एंड आई गॉट इन टच विद वन ऑफ द सीनियर जो पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे थे, और उनका जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो एमए करके जर्नलिज्म पढ़ने चले गए, और फिर मैं उनसे क्लोजली इंटरेक्ट करता, मैंने कहा यार ये तो बहुत सही चीज है। तो मैं भी एमए कंप्लीट करके जर्नलिज्म करने चला गया। तो कैसे हम एक दूसरे की चॉइसेस को, करियर को लेके या दूसरी चीजों को लेके शेप करते हैं। या कोई एक सीनियर थे, उन्होंने, हम लोग एक दिन कैंटीन में बैठे थे और किसी गाने पे डिस्कस कर रहे थे। बोले क्या ये फालतू गानों पे डिस्कस करते हो, डिस्कस करना है तो भारतीय म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक पे करो। और उन्होंने 2-4 नाम बताए, सुनना है तो किशोरी अमोनकर को सुनो, शोभा गोटू को सुनो, चन्नू लाल मिश्र को सुनो। मैंने कहा है, ये कुणाल गांजावाला के जमाने में, तब आतिफ असलम के जमाने में ये छन्नू लाल मिश्रा कौन आ गए? फिर पता चला कि नहीं साहब कोई है, इंटरनेट तब नया नया आया था, कैसेट लेके आए, तो एक टेस्ट डेवलप हुआ। किसी ने आपका म्यूजिक में टेस्ट डेवलप करा, किसी ने कहा क्या ये सब फालतू चीजें पढ़ रहे हो, पढ़ना है तो मार्केस को पढ़ो। बोले अच्छा साहब, कोई मार्केस होते हैं भाई साहब, उनको पढ़ना चाहिए। तो ये सीनियर्स जो अलग अलग चीजें बताते थे ना, किसी के कमरे में नीचे का कोट लगा है, कोई किसी के में बैडमिंटन के 4 रैकेट टंगे हैं, तो लगता था यार बहुत इंस्पायर होते थे ना उससे, कि वो लोग कूल लगते थे। तो वो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू लर्न, and you learn that what not to learn, both Yes. from your seniors, And you learn it from your batchmates also. yes, a lot from batchmates also, true. Okay, अच्छा, so like, हाँ करो, okay. बोलो फटाफट। हाँ, so I'll just add one thing कि अगर रैगिंग की बात कर रहे हैं तो इट इज, मतलब रैगिंग का क्या मतलब है कि आप इंटिमिडेट करो, ठीक है। आपको जो लगता है कि आपसे जो जूनियर है या फिर जो आपसे छोटा है, आप उसको इंटिमिडेट करो। तो मैं जब एक सेकेंड जेंडर से आती हूँ, तो आई जस्ट टॉक अबाउट द काइंड ऑफ इंटिमिडेशन दैट आई फेस इन माय कैंपस। तो अगर 2 चीजें बोलूंगी बस मैं, कि एक तो मेरा जो कैंपस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ही ज्यादा इक्वालिटी विद इक्विटी को सपोर्ट करता है, नो डाउट। और आई एम वेरी हैप्पी, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज होंगे ऐसे जहाँ पे जो हमारी जो प्रोफेसर हैं, इंट्रोडक्शन टू लॉ की जो प्रोफेसर हैं, शी इज अ ट्रांसजेंडर, ठीक है। और बहुत ही कम जगह पे ये देखा जाता है कि वो अपने आइडेंटिटी के साथ, अपने आइडेंटिटी को छुपा करके नहीं, बट पूरा एक्सप्रेस करके शी कम्स टू आवर क्लास एंड शी टीचेस अस, शी इंटरैक्ट्स विद अस। तो एक बहुत ही अच्छा ये एक माहौल है। दूसरी चीज मैं ये बात करना चाहूंगी कि समथिंग हैपेंड, मतलब आपने जो अभी बोला था कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब 12th तक होते हैं तो एक घोड़े की एक लगाम होती है, जो सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ये होता है कि आपको अच्छा स्कोर करना है। और वही बच्चे जो हैं, जब वो कॉलेज में आते हैं, तो ज्यादातर हम ऐसे बातें करते हैं कि बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े अभी नया नया कॉलेज आए हैं, नया नया इंटरेक्शन शुरू हुआ है, तो थोड़े वो मतलब बदमाश से होते हैं। और जब लड़के जब मास्टर्स में जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं, तो उनमें एक गंभीरता आती है। तो उसी को, मतलब मैंने जो महसूस किया है, मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दिया था जहाँ पे आई यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, और उसको लेकर के इतना बवाल कर दिया उन सभी लड़कों ने कि उस दिन पुलिस की वैन आई थी मुझे वापस हॉस्टल छोड़ने के लिए, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने ही फोन किया कि हाँ मतलब पुलिस आएगी और वही जो है वो मुझे हॉस्टल तक दे विल बी गोइंग विथ मी, कि वो लोग देखेंगे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज आई यूज्ड दैट टर्म।
एंड आई सेड इट ऑन देयर फेस कि मतलब ये जो आपका बिहेवियर है, ये जो आप मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो बेसिकली मुझे लगता है ना कि पूरे एजुकेशन इसमें जब हम स्कूल्स में होते हैं 11th-12th तक की मैं बात बता रही हूँ कि लड़के ना बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत ही प्री ऑक्यूपाइड होता है कि लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करेंगे स्कूल में। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरीके से फंक्शन करता है कि अगर दो लड़के लड़की बात कर रहे हैं तो दिल भी लाइक आप लोग का कुछ चल रहा है और ये स्कूल है, यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। तो वो एक मेंटालिटी बहुत ही खराब होती है जिसकी वजह से लड़के लड़की ना आपस में खुल नहीं पाते हैं स्कूल में। और फिर जब बैचलर्स में जब वो जाते हैं, जब साथ पढ़ने लगते हैं, अगर कोएड हो तो वहां पे अगर लड़की बोलती है उनसे या फिर अगर लड़की अपना भी व्यू पॉइंट्स रखती है तो उनका एक बहुत ही भयानक रूप जो एक टिपिकली यस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो दिखता है बहुत गंदे तरीके से। तो इसलिए जो है स्कूल्स में पहले मुझे लगता है ये जो पूरा माहौल है ना, ये मुझे एक तरह से ये मेरे लिए रैगिंग था कि मैं अकेले यहाँ से बोल रही हूँ। नो डाउट मेरे साथ मेरे दोस्त थे, लड़के दोस्त भी थे जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं और एक्सेप्शंस होते हैं क्योंकि नो डाउट, बट मेरे सामने वो 50 लोगों की भीड़ थी और उसमें बस मुझे इसलिए इंटिमिडेट किया जा रहा था बिकॉज आई यूज्ड अ टर्म जो कि मतलब दिखाता है कि मेरे उस टर्म को इस्तेमाल करने की वजह से दैट शोज कि अभी हमें कितना लंबा सफर सारी चीजों के बाद भी तय करना है। Exactly, that is till now the worst kind of intimidation that I have faced in my campus. So yeah. अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा इस लंबी पंचायत का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि जो टीवी पर सो कॉल्ड आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं डेमोक्रेसी के, वो कई एंकर्स कह देते हैं पॉलिटिक्स करनी है तो पढ़ने क्यों गए हो, चौराहे पे जाओ। तो कई ऐसे भी हैं, कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं पढ़ाई तो हो ही जाएगी। मतलब बहुत ही अलग अलग व्यू पॉइंट है। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है ये मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले उत्कर्ष, आपका व्यू पॉइंट। जहाँ तक मेरे कॉलेज की बात है वहाँ तो राजनीति बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। मेरा छात्र हम रहा है कि हम देखते हैं छात्र राजनीति कॉलेज की यानी समानांतर मुद्दों को छोड़ के देश के या बाकी मुद्दों पर ज्यादा फोकस देखी है मैंने जहां भी देखी है। तो मेरे हिसाब से छात्र राजनीति ज्यादातर प्रमुखता समानांतर मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। ओके, एनी काउंटर व्यू पॉइंट टू दिस? यस अन्वेष। जैसे कई सारे कॉलेजेस में ये होता है कि जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना शुरू होती है तो डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हो जाता है। लाइक बहुत लोग कह रहे हैं कि वो एकदम वो क्या MP MLA टाइप का जो इलेक्शन होते हैं वैसा वाला क्लासेस में घुस के डिस्टर्ब करते हैं ये। ऑन द अदर हैंड वी हैव एग्जांपल्स ऑफ JNU जहाँ पे बहुत अच्छा पॉलिटिकल कल्चर है। ऑन वन साइड वी हैव BHU जहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर इन द टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं, मतलब इलेक्शंस वगैरह नहीं होते, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट ऑफ चीज नहीं, इलेक्शंस नहीं होते। The only political thing is that you have a political opinion. तो मेरा इसमें ये कहना था कि जैसे कई लोगों का कहना है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं पॉजिटिव होता है, कुछ लोगों का कहना है कि ओपिनियन होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जरूर होनी चाहिए, पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स किस तरह की हो वो डिपेंड करता है कि उस जगह का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल JNU में प्रेसिडेंशियल जैसे इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे डिबेट एंड डिस्कोर्स का कल्चर है, मतलब यू कैन डिसएग्री एंड तो वहां के लिए वो जो पॉलिटिक्स है वो बहुत सूटेबल है। अब वही पॉलिटिक्स आप उठा के यूपी बिहार के कॉलेजेस में डाल दीजिए, इट विल नॉट सूट, इट विल ऑब्वियसली क्रिएट केओस, इट विल ऑब्वियसली क्रिएट फाइट, क्योंकि वो पॉलिटिकल कल्चर ही नहीं है। तो पहले आप वो डिबेट एंड डिस्कोर्स नहीं पर अन्वेषी आपको वो कल्चर लाना पड़ेगा ना। यू आर राइट कि वो ओवर द ईयर एंड ओवर द जनरेशंस बिल्ड होता है, बट दिस इज व्हाट यू शुड एस्पायर कि DV कॉलेज में भी इलेक्शन हो तो DV कॉलेज के सब स्टूडेंट पंडाल में बैठे हैं, 1 by 1 आ रहे हैं कैंडिडेट, अपनी चीजें रख रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब वी कांट जस्ट गिव अप कि ये हो ही नहीं सकता। we create that एटमॉस्फेयर। यस, वृष्टि आपका क्या सोचना है इस पे? बहुत उसमें लेना पड़ेगा, लाइक क्या कहते हैं इसको, जैसे कि सपोज जैसे JNU में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पे इतना डिबेटिंग का कल्चर नहीं है वहाँ पे आप डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं कराने के बजाय आप वहाँ पे कल्चर पहले डेवलप करें। डिपार्टमेंट का एक अन्वेषी आपकी बार बार आवाज जा रही है। आई विल स्विच टू वृष्टि। वृष्टि आपका क्या सोचना है स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे?
I think I agree with her also because बहुत जरूरी होता है as a student body कि आपके कोई representative हों, but at the same time वो ऐसे representative नहीं हों जो आपको bully कर रहे हों या आपको intimidate करके आपको represent कर रहे हों, because as a democracy and especially closed campuses में we are trying to emulate जो democracy का system होता है, so then it is important कि हम वैसा ही सिस्टम क्रिएट करें एंड इनफैक्ट बेटर सिस्टम क्रिएट करें ताकि मे बी दीज आर पीपल हु विल देन टेक दिस सिस्टम फॉरवर्ड एंड नेशनली भी शायद ऐसा ही सिस्टम अडॉप्ट हो। तो चलिए, और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? संभव, फटाफट बोलिए। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हम जो नजरिया रखते हैं ना पॉलिटिक्स का इंडिया में, तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है पार्टी पॉलिटिक्स, जहां पे ये होता है कि अगर आप एक पॉलिटिक्स में हैं तो आप एक किसी ग्रुप से एसोसिएट हो जाएंगे, आपकी एक आइडियोलॉजी से आपको एसोसिएट कर दिया जाएगा। ऐसे कई सारे कॉलेजेस में होते हैं कि चलो आपने किसी मुद्दे पे बात करी तो आपको पता है ये इस ग्रुप से एसोसिएटेड है, ये भाई ये प्रो बीजेपी है, ये एंटी बीजेपी है, तो वो चीज को रोकनी चाहिए, गुटों में नहीं बांटना चाहिए। आपको अपने जो ओपिनियंस है उनको एक्सप्रेस करना देना चाहिए, बट अगर किसी ने किसी एक बात पे कुछ कहा तो उसको ये मतलब नहीं है कि भाई वो लेफ्टी हो गया या फिर वो राइट ओरिएंटेड ही है, तो उस पर थोड़ा सा हमें लगाम डालनी चाहिए। अब मैं अपनी कॉलेज की बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे कॉलेज में क्या है, एबीवीपी और कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कॉलेज में पॉलिटिक्स नहीं होती है। हमारे कॉलेज में भी जब मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग द कंट्री, सो पीपल दे डू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सो लाइक हमारे यहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, जहाँ पे एक मतलब एक मीटिंग होती है जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं दैट ओके दिस इज थिंग, बट जो गुटों में बंटते हैं वो नहीं होता है। और उसके साथ ये भी मेरा मानना है कि आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने कॉलेज में क्या इंप्रूवमेंट लाएंगे, बट जो कंट्री के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पर आपको बात करनी चाहिए, बट जो ये फैक्शनलिज्म है वो हटा देना चाहिए, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, हमारे पास आखिरी 4 मिनट है, थोड़ा सा प्लीज कीप इट शॉर्ट। हाँ सिमोन बोलिए। मैं बोल रही थी कि हमारे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होते हैं उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका जो लिंक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या रीजनल गवर्नमेंट से, वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। और अगर वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा नेशनल या रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी भी स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस करती है तो मुझे लगता है ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं जो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आइडियोलॉजी होगा या जो भी उनका पॉलिटिकल कल्चर होगा वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा फिर उस पर्टिकुलर चीज से। और एक लास्ट बात कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्पेशली जब कैंपस से रिलेटेड हम बात करते हैं तो वहाँ पे पैसा का महत्व नहीं आना चाहिए। मतलब जेएनयू में ऐसा नहीं है कि मसल पावर या मनी पावर पे हम इलेक्शन करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, बट जहां तक मैंने सुना है कि डीयू में या बाकी ऐसे बहुत जगह मसल पावर या मनी पावर पे यूज करके इलेक्शन पे डीयू में तो मैंने सुना है कि फन पार्क ले जाते हैं और फिल्मों के टिकट और पता नहीं क्या क्या पार्टियां होती है। तान्या आप बताइए। सर जहाँ तक मैंने सुना है ये डीयू के इलेक्शन प्रोसेस का उसमें है मसल पावर मनी पावर बहुत है, पर मुझे जहां तक मेरा व्यू है मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स हैज टू बी सिविल या फिर पॉलिटिक्स हैज टू बी अ सर्टेन वे, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटिक्स का नेचर ही ऐसा है कि वो एक तरीके से, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है वो एट द एंड ऑफ द डे आपके एक्सपीरियंस, आपकी लिव्ड एक्सपीरियंस का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि तुम आराम से बात करो या तुम जोर से बात करो। हाँ मसल पावर काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है, बट एट द एंड ऑफ द डे वही चीज हो जाती है कि अगर आप एक एक तरीके से एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आते हैं तो फिर आप पे वो एक्सपेक्टेशन क्यों की जाए कि आप मतलब सिविल तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे लगता है पॉलिटिक्स का नेचर ही है कि वो कॉन्फ्रंटेशनल हो, पॉलिटिक्स का नेचर ही ऐसा है कि आप अपनी बात रखें या फिर आप अपने आप को असर्ट कर पाए। तो मेरा ये मानना है। उल्टा मुझे लगता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात ही इस तरीके से की जा रही है। आप कल्चर देखिए ऐसा कि even though there is reservation for faculty members, there are only 9 OBC professors all across central universities in India. It is a dismal, मतलब एकदम डिसमल है। तो उसमें मुझे लगता है जब आपकी कम्युनिटी ही रिप्रेजेंटेड नहीं है तो फिर उसमें फिर आपसे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप पॉलिटिक्स आराम से करें। तो मेरा एक वो ओके सर आखिरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम रोज नई चीजें सीखते हैं और हम जिंदा हैं। तो जिसने भी कहा है, बहुत माफी है कि मुझे नाम नहीं याद है किन्होंने कहा है कि अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।
तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जब अपने किताब में पढ़ते हैं राइट बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, हमें ये सोचना चाहिए ना कि हम अगर साफ पानी पी रहे हैं, पॉलिटिक्स ये भी है कि हम साफ पानी पी रहे हैं और वहीं पे महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में लोगों को मीलों चलना पड़ता है एक ग्लास पानी के लिए, तो वो भी पॉलिटिक्स है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम आज आजाद हैं और अगर मतलब वो एक कॉलोनाइजेशन से जो आजाद हैं उसमें वो अगर है तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से है। वो स्टूडेंट्स लोग अगर नहीं होते वहां पे फ्रंट पे नहीं लड़ रहे थे, जो कि भगत सिंह ने अपने लेख में भी कहा है, छात्र और राजनीति में, तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो आजकल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी ये चीज प्रोपोगेट करते हैं कि स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो बेसिकली स्टूडेंट्स को एक बहुत ही निहायत तरीके से एक रट्टाफिकेशन वाला एक स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। उनका ये मकसद ही नहीं है कि वो अगर स्टूडेंट जिंदा है तो फिर वो जिंदा दिखे। तो बस यही। Interesting viewpoint, Kanu, and for your and everyone's knowledge, जो उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ये वसीम बरेलवी का शेर है। आकाश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब जो मैं कहना चाहता था, अलग अलग चीजें वो तो मतलब लोगों ने बोल दी। अच्छा, तो चलिए बढ़िया है। लेकिन एक चीज है जो मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ये मतलब आई ऑल्सो डिसएग्री विथ अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई थिंक यू कैन डिफर इन पॉलिटिक्स, इवन इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। आप गतिरोध जरूरी है, बिकॉज जब तक गतिरोध नहीं होगा ना तब तक वाद विवाद नहीं होगा, और अगर वाद विवाद नहीं होगा तो आप कभी भी एक अलग सोल्यूशन पे जो एक मेरा ये हमेशा मानना है, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक वॉकिंग द सेंट्रल पाथ, आप कभी सेंटर पाथ नहीं चॉक आउट कर सकते हैं चीजों के लिए, चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैंपस में जरूरी है, बट जो पॉलिटिकल अफिलिएशन होता है स्पेसिफिकली, और उसके कारण क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सौरभ देख लीजिए आज के तारीख में जो देश की स्थिति हो गई है कि अगर पॉलिटिकल अफिलिएशन का मतलब हो गया है ऑपोजिशन, दैट इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, I will not agree with you because you are not affiliated with the same political ideology as I am. तो कैंपसेस में मेरे हिसाब से इस तरह के आइडियोलॉजी, बिकॉज हमारे कॉलेज में भी हमारे कॉलेज में पहले कॉलेज के खुद के नॉमिनेटेड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे जिनको बैच रैंक के बेसिस पे हर बैच से नॉमिनेट किया जाता था। I am a centrist, a lot of a centrist with a right bending mind. A lot of people are leftists, but we fought together for a common agenda in college, protested against the administration that listen, if we are having a student council, it must be elected by us. तो हमारे कॉलेज में ये नियम है कि आप you can do that politics, you can do, हमने आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि लोग पंडाल में बैठे रहे और लोग सुने कि मेरा विजन क्या है। तो हमारे इलेक्शंस में भी जो स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन हुआ था पिछले साल पहली बार, जिसमें मैं खुद भी लड़ा था and I lost from my batch, best thing was that we had to send a mail to the entire batches and to everybody, जिसमें हम एक्सप्लेन करते थे कि अगर मैं if I am the president or if I get elected to the council, what are the problems that I'll be dealing and why you should elect me, which gives them an opportunity to understand as to what is my vision about college A. उसके अलावा मेरे हिसाब से जो मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था पॉश के बारे में भी कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आज हमारे कॉलेज में एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है कि कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन हम 1.5 साल से लिख रहे हैं। मतलब हमारे बैच ने लिखना शुरू किया था बाकी बैचेस के साथ, and it's still being written. It's a student teachers initiative. तो अगर student bodies elect हो कॉलेज में जो elected होनी चाहिए with all these things, we can differ. मतलब जैसा अटल जी ने एक बार बोला था कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो वो जरूरी है बिकॉज जब आप बिकॉज वो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसे नहीं भटकनी चाहिए। सो स्टूडेंट शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ द कॉलेज, जैसे हमारे कॉलेज में आज की डेट में हो रहा है। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बी इट ऑल्सो प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर। अगर आज कल को हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, अगर हमने लेजिस्लेशंस ड्राफ्ट किए हैं कॉलेज के, हमने उस तरफ काम किया, हमारा इंटरेस्ट होता है उन सब चीजों में। So I think it should be more inclusive in this sense, and we can obviously differ. We can differ as much as we want to, but there should be some common ground where people should come for things which are right. I'm not defining right, but हाँ, जहाँ पे in student interest होता है वहाँ पे sans ideology you should stand by each other's side. चलिए, on that note, इस ललन टॉप पंचायत को खत्म करेंगे, जिसमें हमने कॉलेज कैंपस से जुड़े बहुत सारे इश्यूज पर बात की। थैंक्स टू यू ऑल। आप सबके पार्टिसिपेशन की वजह से आप सबने बहुत इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट जोड़े।
श्रीकांत, तान्या, सिमोन, कनुप्रिया, आकाश, संभव, मनीषी, वृष्टि, उत्कर्ष, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ललन टॉप पंचायत। इन ऊर्जा से, विचारों से भरे नौजवानों की बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये ख्वाहिश पालिए, सिर्फ ख्वाहिश मत पालिए, कोशिश करिए कि आपके घर के जो लड़के लड़कियां हैं वो भी स्क्रीन पर नजर आने वाले लड़के लड़कियों की तरह बेबाक हो, ख्यालों से, संशयों से, अंतर्विरोधों से भरे हो, लेकिन एक चीज को लेकर वो साफ हो कि मुझे लगातार इवॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं ललन टॉप। देखते रहिए ललन टॉप पंचायत। हर हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ बिना एक दूसरे पर चीखे बातचीत होगी। और देखते रहिए ललन टॉप का प्रोग्राम रंगरूट, जहां पर करियर से जुड़ी, कॉलेज से जुड़ी, कैंपस से जुड़ी बातें लगातार होती रहेंगी। शुक्रिया।